शेयरिंग हो रही है? शेयरिंग हो रही है ना? अरे जी सर। ठीक। तो हम लोग कल बात कर रहे थे, तो वैसे ही पूरा जो एक्यूप्रेशर है उसका विकास चीन में हुआ, भले ही हमको जानकारी पहले से रही हो। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो थोड़ा सा चैप्टर है ये वाला, इस चैप्टर को हम लोग जो है बीच में मिक्स कर दे रहे हैं। यानी हमको जो उसके सूत्र हैं, जो उनके श्लोक हैं, उनके संबंध में हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो हम उस रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग इसको देखते जाइएगा, ये आगे कहीं ना कहीं आपको श्लोक कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों चूंकि सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट बहुत सेमेस्टर 3 के हैं, तो सेमेस्टर 2 पढ़ चुके हैं आप लोग, तो सेमेस्टर 1 के एक ही 2 स्टूडेंट हैं, तो हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं ताकि ये मालूम रहे कि हमको पढ़ना क्या है और हमको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कैसे हम लोग जाने। तो हम लोगों ने पहले बताया था कि हमारे 3 दर्शन हुए थे, जो यूनानी दर्शन था, और हमारा भारतीय दर्शन था, और चीन का दर्शन था। तो ये दर्शन था वर्चुअली दर्शन का, और जो हमारा विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का है, उसमें अंतर क्यों लिए है कि जहां विज्ञान बात करता है सेल से, सेल के बाद टिश्यू से, टिश्यू के बाद ऑर्गन से, ऑर्गन से फिर वो सिस्टम से, और सिस्टम के बाद बॉडी से। वहीं हमारा जो दर्शन है वह उल्टा चलता है, वह पूरे शरीर को देखता है, शरीर के बाद वो सिस्टम को देखता है, सिस्टम के बाद वो जाता है ऑर्गन में, ऑर्गन के बाद टिश्यू, और टिश्यू के बाद सेल। अल्टीमेटली उसका भी उद्देश्य है सारी चिकित्सा का कि यह सेल में ही जो काम होना है वो सेल में ही काम होगा, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि ये दार्शनिक विचार था, ये समझना था कि उन्होंने अपने मन से जाना था, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, तो ऋषि मंत्र दृष्टा था, इसलिए उन्होंने पूरे शरीर को भागों में बांट लिया और जान गए, इसलिए उसको दर्शन कहा जाता है। उसका बाद में आधुनिक रूप से आपने चाइनीज दर्शन में देखा है कि प्रोफेसर पार्क जीवू ने और डॉक्टर आर वॉल ने इसको सिद्धांत रूप से सहमत हुए, और ये माना कि वास्तव में अगर हम कोई सेल में कोई एक्शन ले रहे हैं और शरीर में एक्शन ले रहे हैं, तो दोनों का अर्थ वही है, और हम अल्टीमेटली अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं कि हमको चिकित्सा में लाभ मिलना चाहिए। तो स्वस्थ रहना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको माना जाए। तो उन्होंने जो कहा कि कैसे, चरक संहिता में ही आया था कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन में धर्म अर्थ काम मोक्ष, अल्टीमेटली मोक्ष था। अल्टीमेटली ये था कि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए, ये उनका उद्देश्य था। तो उसीलिए कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए, की प्राप्ति के लिए हमको स्वस्थ रहना आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कभी भी अपने इस धर्म, इस अर्थ, इस काम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और मोक्ष तो हमारी अंतिम अवस्था है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है उसको प्राप्त करने के लिए ये हमारे एक सिस्टम थे, इनको प्राप्त करके हम लोग पास होते थे। तो ये देखा कि जैसे बीमार होते हैं वैसे हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते, हम कोई काम नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं लगता। तो चाहे शरीर का रोग हो चाहे मन का रोग हो, दोनों में रोगी मानते हैं। तो हमको स्वस्थ रहना है शरीर से और मन से। तो ये पहला, इस प्राप्ति के लिए हम लोग ने शुरू किया कि हमको कोई ना कोई चिकित्सा चाहिए। अब चिकित्सा में हम लोग जब आयुर्वेद पढ़ लेते हैं तो ये हुआ कि आयुर्वेद क्यों हम लोग कह रहे हैं। तो आगे आगे कहीं श्लोक आपको मिलेगा, देखिए इसमें कहीं ना कहीं मिलेगा, ये आयुर्वेद का प्रयोजन, क्यों आयुर्वेद की हम बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रयोजनम चास्य, मतलब चास्य माने, चा माने और अस्य माने ये है, तो किसके लिए कहा, आयुर्वेद के लिए कहा गया। तो प्रयोजनम चास्य आयुर्वेद से, और क्या है इसका, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, इसको यहां तक पढ़ लीजिए, प्रयोजनम चास्य आयुर्वेद से स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस से, फिर रक्षणम, रक्षणम के बाद माँ है
फिर आतुरस्य है, माँ में आ मिलाएंगे तो माँ हो जाएगा। तो रक्षणम, माँ में हलंत है तो रक्षणम मतलब स्वास्थ्य रक्षणम। फिर आतुरस्य, आतुर माने रोगी, विकार प्रशमनम च, यानी विकार को, उनके रोग को दूर करने की इच्छा। यानी हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन क्या था कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को भी उसके रोग से मुक्ति दिलाना। तो ये हमारा जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य शायद ही चिकित्सा में कहीं स्पष्ट रूप से कहीं कहा गया हो, भले ये कर रहे हो हम लोग, लेकिन योग वगैरह जो भारतीय दर्शन है, योग वगैरह में तो स्वस्थ व्यक्ति को भी कहा जाता है कि आप डेली कोई ना कोई करिए, मतलब कोई योग करिए, योगासन करिए। तो लेकिन यह शिक्षा, वो चिकित्सा के और विधाओं में शायद इस प्रकार का स्पष्ट विवरण कहीं नहीं मिलता है। तो ये हमारा उद्देश्य था। तो इस रूप में हम लोगों ने, तो ये हम बता रहे थे कि ये जो हमारा लिखा हुआ है, सब किताबों में लिखा हुआ, श्लोक संख्या 26 पेज 595, देखिए इसमें लिखा हुआ ना, और एच लिखा हुआ है। यानी ये क्या हुआ, एक ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की चरक संहिता इसका मूल आधार है। तो चरक संहिता आयुर्वेद का मूल आधार, आयुर्वेद में टीका जो बहुत से लोगों ने जो ग्रंथ लिखा वो चरक संहिता में, चरक महर्षि चरक ने लिखा, वो चरक संहिता कहलाई। सुश्रुत संहिता भी इसी तरह कह रहा है। तो ऐसे संहिताओं के माध्यम से ये आयुर्वेद के सारे सिद्धांत लागू हुए। तो ये हम लोगों ने ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो टीका है उससे हम लोगों ने लिया है। तो उस ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका में चरक संहिता 2 है, चरक संहिता 1, चरक संहिता 2। तो जो H जहां लिखा हुआ है वो चरक संहिता 1 है, और जहां H2 लिखा हुआ है वहां चरक संहिता 2 है। और ये पेज नंबर 595 है, 565 या 565 है, और श्लोक नंबर 26 है, और ये पेज नंबर लिखा हुआ है। तो इससे ये समझ लीजिए कि ये चरक संहिता जो है ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका है, उससे ये हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं। दूसरा एक और अन्य कारण क्या है, अन्य कारण में देखिए, एक और कारण था कि हम क्यों पढ़ें उसको, तो वो आगे कहीं मिलता है। हेतु, ये देखिए, ये हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तो पराणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धे यम पितामह, ये श्लोक संख्या 24 है। तो ये तो उन्होंने कहा कि ये हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, 3 सूत्र का है। हेतु, लिंग, औषध, औषधि नहीं औषध है, शध। तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध ज्ञान, तो ये उन्होंने कहा 3 सूत्र हैं। तो एक हेतु माने कारण, कारण माने कारण और कार्य। कारण होता है रीजन, जिसकी वजह से कोई चीज काम होता है, तो वो रीजन हेतु है। हेतु माने रीजन, कारण, क्यों बीमारी आई, ये हेतु है, हेतु सूत्र। फिर लिंग सूत्र माने हुआ कि जो आपको लक्षण दिख रहे हैं वो लक्षण सूत्र है। तो लिंग सूत्र माने जो लक्षण सूत्र हैं, लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं वो है। और औषध ज्ञान मतलब जो औषध दे रहे हैं, जो भी आप उसको लगा रहे हैं, चाहे हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से कर रहे हैं तो कोई पॉइंट पर लगा रहे हैं, कुछ बिंदु लगा रहे हैं, काला रंग लगा रहे हैं, पीला रंग लगा रहे हैं, कुछ रंग लगा रहे हैं, या हम कोई मैग्नेट लगा रहे हैं, या हम कोई बीज लगा रहे हैं। तो ये जो हमारा है वो औषध ज्ञान है। तो ये औषध सूत्र 3 सूत्र हुए। और स्वस्था तो पारायणम, फिर वही पॉइंट आ गया कि जो ये हम लोग कह रहे थे कि स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए पारायण हो, यानी स्वस्थ व्यक्ति के और आतुर माने बीमार व्यक्ति के लिए पारायणम, उनके हित की रक्षा कर रहे हो, उनको उनका ठीक कर रहे हो, उनके स्वस्थ व्यक्ति को भी ठीक कर रहे हो और जो रोगी है उसको भी ठीक कर रहे हो, उनके लिए दोनों के लिए लाभकारी हो। और त्रिसूत्रम, यह 3 सूत्र है। शाश्वतम, इसको कहा शाश्वत है। शाश्वत माने ये लगातार सनातन है, ये पहले आज कल भी था, आज भी कल भी रहेगा। पुण्यम, पुण्यकारी है। क्यों पुण्यकारी है? क्योंकि सबके हित की रक्षा करने के लिए आया था। अब बुद्धम पितामह, इसको साक्षात पितामह ने ब्रह्मा जी ने जाना था। उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं था, उन्होंने इसको साक्षात्कार किया था, अपने अंतर्मन से ज्ञान प्राप्त किया, साक्षात किया था, जाना था। क्यों? क्योंकि ऋषि थे, वो ऋषि थे, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे, ऋषि मंत्र दृष्टा होता था, इसलिए उनको ये चीज हुई। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं वो हमारे भारतीय दर्शन में ये कहा गया कि हमारे पितामह ब्रह्मा जी हैं। हम लोग मानते हैं कि पितामह ब्रह्मा है, उन्होंने इस जगत की सृष्टि किया। तो हम अपने पितामह के चलाए हुए आदर्शों पर
या उनके नियमों पर हम चल रहे हैं तो हमारा ये उद्देश्य हो जाता है या हमारा धर्म बन जाता है कि हम इस आयुर्वेद को अपने जीवन में ढालें। तो ये उसका अर्थ था। तो ये ठीक है, इन कारणों से हम लोग आयुर्वेद की पढ़ने की बात करते हैं। अब कहते ये हैं कि देखिए वो कहानी अलग है, लेकिन हम साधारण बता दें कि ब्रह्मा जी के पास ये ज्ञान था। जब हमारे यहाँ के बीमारियां बहुत आनी शुरू हो गई तो हमारे ऋषियों ने इसको एक मीटिंग किया, और उस मीटिंग में उन्होंने देखा कि सारे लोग मंत्र दृष्टा थे, तो सब लोग इसको जान गए। और जानने के बाद क्या हुआ, ये उन्होंने कहा कि यह ज्ञान जो है वर्तमान में इंद्र के पास है। कैसे जाना? क्योंकि पहले ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान जो था उनके पास ज्ञान था, तो इन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया था। दक्ष प्रजापति उनके मानस पुत्र थे, तो मानस पुत्र को अपने दिया, और उनके बाद दक्ष प्रजापति ने से इन्होंने ग्रहण किया। अश्विनी कुमार थे, तो अश्विनी कुमारों ने ग्रहण कर लिया। अश्विनी कुमारों की सेवा करके इंद्र ने प्रसन्न कर लिया और उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इंद्र के पास जब ये मीटिंग हो रही थी तो उसमें इंद्र के पास ज्ञान था, भगवान इंद्र के पास। तो भगवान इंद्र के पास जाने की बात आई तो हमारे महर्षि भारद्वाज जो प्रयाग के निवासी थे, उसमें उन्होंने कहा, वहां पर उनका आश्रम था और गंगा जी किनारे पर संगम के तट पर उनका आश्रम था। तो वो भी उपस्थित थे उस सभा में। तो उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूँ। वो गए और उन्होंने भगवान इंद्र के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अक्षर से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो लौटे उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। जैसे शिष्य गुरु परंपरा थी, तो अपने शिष्य को दिया। तो शिष्य उनके आत्रेय थे। आत्रेय माने ऋषि अत्र के पुत्र आत्रेय। तो उनका नाम पुनर्वसु आत्रेय कहा जाता है। उनको पुनर्वसु आत्रेय है, तो उनका नाम पुनर्वसु था, लेकिन अत्र के पुत्र थे इसलिए आत्रेय कहा गया। तो पुनर्वसु आत्रेय जो उनके शिष्य थे उनको दिया ज्ञान। उनके बाद ये स्वामी अग्निवेश, मतलब महर्षि अग्निवेश ने उसको प्राप्त किया। और महर्षि अग्निवेश ने भी कुछ रचनाएं किया। और महर्षि अग्निवेश ने जब रचनाएं कर लिया तो उनके जो शिष्य थे, सुश्रुत शिष्य थे उनके, सुश्रुत थे और चरक थे। तो इन सब लोगों ने इसको किया। तो ये जो बाद में वही पुनर्वसु आत्रेय के ज्ञान को जो प्राप्त किया था लोगों ने, उसी को अंत में चरक ने, सुश्रुत ने, इन लोगों ने अपनी संहिताएं लिखी। और वो जो आयुर्वेद का ज्ञान था वही इनसे सुश्रुत संहिता में या आयुर्वेद संहिता में इनमें पाया जाता है। ठीक है, उसी काल में 3 ऋषियों का नाम भी आता है। मैं वो भी बता दूं, उसको कहीं आप नोट भी कर लें। एक कांकायन ऋषि है। कांकायन ऋषि थे, तो वो कहते थे ये मध्य एशिया, जहां पर आप ईरान के आसपास का एरिया है, तो वहां से आए थे कांकायन ऋषि। तो ये कांकायन ऋषि कहते हैं कि जो हमारी ये विधा है, चिकित्सा विधा यूनानी, तो यूनानी विधा कहते हैं कि ये उन्होंने, तो होता यूनान के आसपास के क्षेत्र में रहे हो, तो यूनानी विधा जो चल रही है वो कांकायन ऋषि के नाम, ऋषि कहते हैं कि कांकायन ऋषि ने उसको किया। फिर एक यूरोप से आए थे वो ऋषि, तो उनका भी नाम था हिरणाक्ष। तो हिरणाक्ष आए थे, तो वो यूरोप में इस विद्या को लेके गए, जो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। और एक ऋषि जो पैंगी ऋषि आए थे, वो चाइना के आसपास का जो एरिया था वहां पर गए थे, तो इन पैंगी ऋषि ने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया। तो इन ऋषियों का उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है। अब आयुर्वेद की अब विशेषताओं के कहा, जब कोई सिद्धांत डेवलप होता है तो ये सिद्धांत के रूप में चिकित्सा शास्त्र है। तो ये कैसे सिद्धांत आयुर्वेद में, तो इन्होंने आयुर्वेद की परिभाषा किया। भाई आप कोई परिभाषा करेंगे, तो उन्होंने आयुर्वेद की परिभाषा किया। ये आगे आपको साथ मिलेगा। चलिए पीछे है। तो आयुर्वेद की परिभाषा में पहले मैं बता दूं आपको, इसको आपको पेज नंबर देखते रहिएगा। ये है आयुर्वेद की परिभाषा। इन्होंने कहा, तो अब क्या कहा, हिताहितम सुखम और दुखम मायुस्तस्य हिताहितम और मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद सउच्यते। ये उन्होंने कहा। देखिए श्लोक उसमें ये भी चरक संहिता 1 वाले में है। तो उसमें कहा हिताहितम सुखम, दुख मायुस्तस्य हिताहितम, हित और अहित का ज्ञान। कैसे हम अपना हित हमारा किसमें है। आयुर्वेद परिभाषा देखिए क्या है,
कौन सा शास्त्र है, आगे शास्त्र की बात कहेंगे, कहेंगे हित अहित। हिताहित माने हित प्लस अहित, हिताहित। ता में जब आ जाएगा तो ता बड़ा हो जाएगा, तो हिताहित, हित अहित, सुखम, सुख और दुख आयु, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, और उसके हितकारी जो पथ्य हो, कोई भी कैसे हम करें, क्या आचरण करें कि हितकारी हमारे लिए है और कोई अहितकारी है, तो उनकी बात करना। सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु, और हमारे लिए उस हित के लिए, जो हमारी हितकारी आयु हो, उस आयु के लिए कौन से पथ्यकारक है, कौन से अपथ्यकारक है, कौन सा काम करें या कौन सा भोजन लें, ऐसे इन सब का मान, मानम, मानम माने प्रमाण, प्रमाण माने पैमाना, पैमाना माने जो हम लोग कहते हैं कि पैमाना क्या क्या कितना करें, हम भोजन 4 बार करें कि 5 बार कर दिए, पैमाना। मानन च तच्च यत्र उक्त, यत्र उक्त यहाँ जहां कहा गया हो उसको यत्रोक्तम, यत्र उक्तम जहां ये कहा गया हो उसको आयुर्वेद, आयुर्वेद कहते हैं। अब देखिए यानी क्या हुआ कि आयु, हित आयु, अहित आयु। हित आयु क्या हो सकती है, जिसमें आप कल्याणकारी काम करते हैं, जन कल्याणकारी काम करते हैं, वो आपकी हित आयु है। जिसमें आप दूसरों को दुख देने का काम करते हैं वो अहित आयु है। वो सुख आयु वो है जिसमें आप शरीर और मन दोनों से सुखी होते हैं, यानी निरोगी होते हैं, यानी रोगग्रस्त नहीं होते, वो सुखी, उसमें आप कहते हैं बड़ा सुख है, क्योंकि मन से भी सुख आपको मिलता है और शरीर से भी सुख मिलता है। दुख आयु वो है जिसमें आप कहीं कहीं रोगग्रस्त होते हैं, चाहे शरीर से चाहे मन के, दोनों विकार होते हैं, तो उसका वो आयुस्ता सहिताहितम। फिर उनके, तो अब यानी क्या हुआ कि हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा हितकारी काम करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हितकारी काम करें। तो हितकारी काम को भी उन्होंने कई डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हम इतना समझ लें कि हम कोई भी कल्याणकारी काम कर रहे हों तो वो हमारा हित आयु है। तो इस आयु को बढ़ाना है और अहित आयु को घटाना है। तो ये हमारा, इससे ही ये समझ में आ गया कि हमको हितकारी, और अब हितकारी अहितकारी जब हम लोग इसको करने लगेंगे तो हमारा जो सुख है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि तब हम निरोगी नहीं रहेंगे, हमारे मन में कोई विकार नहीं रहेगा, तो हम तो सुखी, सुख आयु हो जाएगी। तो हम यही लक्ष्य हमारा यही है कि हमारा हित आयु हो और सुखी आयु हो, ये दुख आयु न हो। और इनके पैमाने, मतलब इनको पैमाना माने जहां पर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो जब भोजन की बात आएगी तो भी आपको आ जाएगा कि भोजन कौन सा करना चाहिए। इन सब का जहां वर्णन है वो हमारा ये आयुर्वेद उसको कहा गया है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आप सुख आयु हो गई। अब आयु की परिभाषा भी दे दिया इन्होंने, फिर परिभाषा दे दी आयु की, पहले उनको कहा, फिर आयु की परिभाषा भी दे दिया। आगे आगे होगा, हाँ इसके आगे। अब ये आप देखिए आयुर्वेद की परिभाषा आगे लिखी हुई है, इसमें एक एक करके बढ़े कि वो, फिर उन्होंने बताया कि भाई हमारा ये कल्याणकारी है, इसलिए इसको आप एक्सेप्ट करिए, और इसमें ये चीजें हैं कि हम सुख आयु दुख आयु की बात कर रहे हैं, तो हम सुख आयु को बढ़ाना चाहते हैं, दुख आयु घटाना चाहते हैं, हित आयु को बढ़ाना चाहते हैं, अहित आयु को घटाना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। फिर आयु की व्याख्या, आयु का परिभाषा जो या आयु की व्याख्या किया वो कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम और नित्य गशानुबंधस्य पर्यायारु रुच्यते, यानी शरीर प्लस इंद्रिय, तो जहां शरीर आके बाद ई आ जाएगा वहां ए लग जाएगा, ए हो जाता है, ये इको जणच बिको में है, वो है पाणिनि के सूत्रों के आधार पर है ये। तो शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व, सत्व माने मन और आत्मा ने आत्मा, तो शरीर इंद्रिय सत्व माने मन और आत्मा ने आत्मा, इनके संयोग को ही हम लोग कहते हैं आयु। यहाँ आयु सबके सब आयु, सब जो कहीं और भी परिभाषित होगा उन आयु से ये व्याख्या डिफरेंट है। इसीलिए प्रश्न कभी आता है तो उत्तर आपको उसी तरह देना है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा 4 ही है, उसमें और कोई नहीं है। शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इनके संयोग को ही कहते हैं आयु। अब देखिए उसके पर्यायवाची कौन कौन से है, धारी, क्योंकि यह जो है शरीर,
यह जो आयु है, ये इसको धारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यही तो इन सब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा को धारण करता है। तो वो धारण करने की वजह से धारी हो गया। जीवित उसे कहते हैं कि अगर ये सब होंगे तो आप जीवित कहलाएंगे। और नित्यग, नित्यग माने, नित्यग माने नित्य गतिशील, नित्यग, नित्य गतिशील मतलब लगातार गतिशील हूं, यानी कोई ना कोई आपका ऑर्गन गतिशील होगा, जरूर कोई स्पंदन होगा ही होगा। अगर आयु में कहेंगे, जीवित कहेंगे तो नित्यग होगा, कहीं ना कहीं गति होगी ही, गति ही जीवन है, इसीलिए कहा गया है। और अंत में च नित्यग, नित्यगह, नित्यगह च ये आया श, इसीलिए श च आ गया। तो च अनुबंधस्य, अनुबंधस्य। अब अनुबंध क्यों कहा गया? देखिए अनुबंध थोड़ा सा क्योंकि दार्शनिक विचार है, तो अनुबंध उन्होंने दूसरे रूप में कहा है, ये पर्यायवाची है। तो अनुबंध हम लोग भले न माने, लेकिन अनुबंध उन्होंने कहा कि यह आयु शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग इसलिए होता है क्योंकि ये आपस में एक अनुबंध से, एक कोई एग्रीमेंट है आत्मा का कि वो शरीर को इतने समय तक धारण करेगी, तो वो उस अनुबंध से बंधी है, इसलिए चारों लोगों का संयोग जो होगा वो अनुबंध, उसको अनुबंध कहा। ये दार्शनिक विचार है, इसको हमारे चिकित्सा में यूज करें या न करें, लेकिन ये चूंकि पर्यायवाची कह रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि पर्यायवाची में अनुबंध भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने आयु की परिभाषा हो गई। फिर उन्होंने कहा आगे, फिर आगे हो गया, फिर पुरुष की परिभाषा किया फिर उन्होंने कि पुरुष क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो पुरुष, अभी आगे आएगा आपको यावंतो ही लोगों में, तो एक पुरुष की परिभाषा उन्होंने कहा। तो वो पुरुष की परिभाषा इसमें शायद कहीं नहीं दी हुई, लेकिन है वो कहीं दिया हुआ है कि खाद्य चेतना षष्ठा धातवा पुरुष स्मृत। ये उनका श्लोक 16 है शरीर स्थान का, वहां पर जहां पर है। तो खाद्य चेतना षष्ठा धातवा पुरुष स्मृत, यानी कौन कितने धातुएं हैं, वो धातुओं की बात कही। उन धातुओं की बात जो कही है, धातुओं वो मत सोचेगा जो हम लोग रस रक्त वाले में कहते हैं। ये खाद्य माने खाद्य माने खा माने आकाश, तो खा माने आकाश, तो खाद्य है। तो आकाश वायु, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग 10 द्रव्यों में, 5 द्रव्यों में। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, खा माने खा आदि खाद्य, तो यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये तो है ही है। लेकिन उनका चेतना षष्ठा, चेतना धातु भी होनी चाहिए। तो चेतना षष्ठा, छठवीं धातु चेतना होनी चाहिए। तो जब ये होगा षष्ठा धातवा पुरुष स्मृत, अगर ये होंगे यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होगी और चेतना होगी, तो इसको पुरुष कहेंगे, इसको पुरुष की संज्ञा दी गई। तो उन्होंने पुरुष पहले डिफाइन किया कि पुरुष तो डिफाइन कर ले, फिर आगे आएंगे। तो उसमें फिर उन्होंने जो पहला तब श्लोक आ जाइए, जब उन्होंने इसको, तो ये उन्होंने फिर श्लोक बनाया कि भाई ये देखिए ये क्या है, इसको भी अलग से, क्योंकि हम लोग क्रोनोलॉजिकल जोड़ रहे हैं कि कैसे कैसे। तो उन्होंने पहले का पुरुष क्या है, तो उन्होंने कहा कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हो और चेतना हो, उसी को हम लोग पुरुष कहेंगे। नारी पुरुष से यहाँ कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाह तावंता पुरुषे और यावंता पुरुषे तावंतो लोके। तो ये ब्रह्मांड की तुलना, ब्रह्मांड या लोक, ब्रह्मांड की तुलना उन्होंने, लोक की तुलना उन्होंने पुरुष से कर दिया। पुरुष माने जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो है हम लोग, तो इनसे जो कर दिया सारे लोग, नारी पुरुष सब मिला करके, जिनमें भी छठे धातुएं हों, यानी आकाश वायु अग्नि पृथ्वी हो और चेतना हो, वो पुरुष है। तो उन्होंने कहा कि जो भी लोक में मूर्तिमंत भाव हों, जो भी मूर्तिमंत भाव दिखाई पड़े वहां, वो आपके शरीर में है। और जो आपके शरीर में जितने मूर्तिमंत भाव हैं वो ब्रह्मांड में है। यानी ब्रह्मांड जिन चीजों से बना हुआ है, उन्हीं चीजों से आपका शरीर बना हुआ, आपका पुरुष बना हुआ है। तो ये पुरुष जो है वो दोनों, उसमें दोनों भाव होंगे, भौतिक भी होंगे और पराभौतिक भी होंगे। तो उस वाले पर अर्थ का जब हुआ, तो ये आगे पूछा गया उनसे कि मूर्तिमंत भाव से थोड़ा सा बता तो दीजिए, कैसे मूर्तिमंत भाव माने, क्या माने। तो उसको उन्होंने बहुत बढ़िया बताया था कि जो आकाश की जो बात हम लोग करते हैं, तो जैसे आकाश, वहां आपने कहा ना कि 6 होने चाहिए, तो उन्होंने कहा आकाश, तो जो हमारे शरीर में वहां आकाश है, तो आकाश में जो हमारे शरीर में रोम छिद्र है,
त्वचा का आवरण है और रोम छिद्र है। तो वैसे ही जैसे आकाश में छिद्र है, वैसे हमारे शरीर में तो जो आवरण है वो हमारे शरीर का वो आकाश है। फिर उन्होंने कहा वायु कहें, वायु की बात, तो उन्होंने कहा कि वायु जो है वो भी हमारे प्राण वायु है, जो प्राण वायु के बिना हम जीवन नहीं हमारा हो सकता। तो जो वहां पर वायु है ब्रह्मांड में, लोक में जो वायु है वो हमारे शरीर में प्राण वायु के रूप में है। उन्होंने कहा कि अग्नि के रूप में है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, अग्नि कहा ना, तो अग्नि को उन्होंने कहा तेजस अग्नि कहा। तो उनका शारीरिक गर्मी जो आपके अंदर है, जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर जो है, वो उसी की वजह से है। और ये इंद्रियां में और ये अग्नियों में तमाम अग्नियां हैं, हमारे पास 13 अग्नियां हैं। 13 अग्नियों की बात उन्होंने कहा कि जो पंच महाभूत का उन्होंने महाभूत कहा था, तो पंच महाभूतों की 5 अग्नियां, तो 5 अग्नियां ये हो गई। फिर हम लोगों ने धातुओं की बात कही थी, 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो ये 7 धातुएं हैं। तो 7 5 12 और एक जठराग्नि जो स्टमक की अग्नि है, जिसको HCl हम लोग कहते हैं आधुनिक विज्ञान में, वो, तो कुल मिलाकर 13 अग्नियां हैं। तो यानी अग्नि हमारे पास ज्वलंत रहती है शरीर के अंदर। तो वो उन्होंने कहा कि जैसे अग्नि है वैसे हमारे पास भी ये अग्नियां हैं। फिर उन्होंने कहा कि जल, उनका जैसे वहां जल है हमारे शरीर में भी, जो आप दिखाइए, आप किसी भी शरीर को देखें, छू कर देखेंगे तो आपको गीलापन दिखाई देगा। ऐसा नहीं मतलब थोड़ा सा स्निग्ध त्वचा दिखे, गीलापन की वजह से है, वो शरीर का गीलापन है उसी वजह से है। फिर अंदर भी है, शरीर के अंदर पानी जल अंदर भी है। फिर पृथ्वी की बात आई, तो जो पृथ्वी, उन्होंने कहा पृथ्वी जो मूर्ति अगर बनाए आपकी, तो वो जैसे पूरा शरीर पूरा बना हुआ है वैसे वही पृथ्वी का है, वो वही पृथ्वी के रूप में है। तो इस तरह उन्होंने अनेक तुलना किया। जब बाल्यावस्था उन्होंने कहा कि देखिए जो आप सतयुग जब है, जब आप गर्भाधान क्या, जब सृष्टि होती है वैसे हमारे गर्भाधान है। फिर हम उनका बाल्यावस्था है तो हमारा सतयुग अवस्था है, फिर त्रेतावस्था है तो युवावस्था है, फिर हमारे कहा द्वापर अवस्था तो वृद्धावस्था कह दिया, फिर उनका कलयुग कहा तो उनका बीमारी अवस्था है, और अंत में जब कल खत्म होता है, माने यानी प्रलय हो जाती है, वैसे हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह उन्होंने कई भावों को समझाने की कोशिश किया, और इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो मूर्तिमंत भाव लोक में है वो हमारे शरीर में भी दिखाई देते हैं। अब इसका चिकित्सा जगत में और आधुनिक अपने विज्ञान में, या हम लोग जो भारतीय दर्शन में क्या उपयोगिता रही, तो इसकी उपयोगिता रही कि देखिए जो जो भाव आपके ब्रह्मांड में है वो मेरे पास है, जो मेरे पास है वो आपके पास है, और इस रूप में हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। अगर कहा जाए जो ब्रह्मांड में जो 5 धातुएं हैं या सारे मूर्तिमंत भाव हैं वो मेरे पास है, कोई आपके पास है, तो हम में और आप में कोई बहुत अंतर नहीं है, केवल कहीं कहीं डिग्री का अंतर होता है, किसी में कोई भाव अधिक हो, किसी में कोई भाव कम हो, तो ये तो हो सकता है। तो इससे एक आगे चल के पूर्व वसुधैव कुटुंबकम जो भावना हमारी आई थी, जो सिद्धांत आए थे, वो इन्हीं सबसे आए। हमने माना था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशि। हम सब जीव को कहते हैं कि चेतन है, तो हम जीव को चेतन भी कह रहे थे, और हम भी कह रहे थे कि सिय राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम तो कहते थे कि हमारे अंदर जो भाव हैं वो सीताराम के भाव, हम अपने समय हमको जिसको दिखाई पड़ता है उसको हम सब में सीताराम के दर्शन पाते हैं, यानी हमारे भाव और आपके भाव में कोई अंतर नहीं है। तो इस चिकित्सा जगत में इस रूप में हुआ, और ये दार्शनिक विचार में था कि गीता वगैरह में सब जगह कहा गया, तो उसको वहीं पर कहा गया। फिर महाभूतों की बात आई कि अब महाभूत कितने हैं। अब उन्होंने आगे कहा कि महाभूत, यहाँ पर अब आगे डिफाइन करना शुरू किया कि भाई हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पंच महाभूत है हमारे, उन्होंने कहा पंच महाभूत। तो पंच महाभूत में उन्होंने कहा महाभूत, पहले पंच महाभूत की बात आई, महाभूत केवल ये पंच महाभूत इनकी बात आई, तो ये कहा महाभूतानि खम वायु रग्नि रापा चित्त तथा शब्द स्पर्श रूपम चा रसो गंधश तद्गुणा, ये उन्होंने कंसेप्ट दिया। उनका महाभूत कौन है, इनको महाभूत कहा। इन जो हम लोग वहां पर एलिमेंट पढ़ रहे थे भी चाइनीज में, यहाँ उन्होंने महाभूत कहा। उन्होंने कहा कौन है, आकाश, खम माने आकाश, आकाश है, वायु अग्नि है, आपह, इस तरह करिए, वायु अग्नि आपह क्षिति तथा, तो ये उनका आकाश वायु अग्नि, आपह माने जल, आपह माने जल, तो आपह
और क्षितिज, क्षिति माने पृथ्वी। तो ये हमारे महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और उनकी कहा कि उनके गुण कौन से कहा, उन गुण की कहा कि शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। ये उसी क्रम में है जिस क्रम में ये महाभूत रखे गए हैं। आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है और जल का रस है और पृथ्वी का गंध है। तो ये उसी क्रम में ये उन्होंने गुण कह दिए। अब एक और इसी में कहा उन्होंने कि तेषा में गुण पूर्व और गुण वृद्धि परे परे और पूर्ण गुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः। उन्होंने कहा कि इसमें आकाश जो पहला है, आकाश है, उसमें जो अपना गुण है, आकाश का गुण क्या है, शब्द है। तो अगले में जो अगला जो आता है, यानी आकाश से पैदा हुआ, यहाँ क्रम बता दिया गया। चाइनीज में क्रम नहीं बताया गया था, उन्होंने क्रम नहीं कहा था, उन्होंने बता दिया था कि इससे ये उसका पिता है, माता है, लेकिन ये नहीं बताया था कौन पहला। हमारे यहाँ पहला बताया गया आयुर्वेद में कि पहला हमारा आकाश है, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर उसने वायु का, फिर उससे वायु उत्पत्ति हुई। तो आकाश पहला है, फिर वायु है। तो आकाश का जो गुण है वो वायु में भी आकाश के गुण शामिल है। यानी वायु में स्पर्श भी है लेकिन शब्द भी है, अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप अपना उसका गुण रूप भी है। जल में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस भी है। और पृथ्वी में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सब गुण है, पांचों गुण है। यानी ये इस रूप में एक गुण, सब अगले वाले में एक गुण बढ़ता जा रहा है और अंत वाले में, पृथ्वी वाले में पांचों गुण समाहित है। ठीक है, ये हो गया। फिर उन्होंने कहा ये तो, अब ये गौरव क्रम जब बात, तो हमारे यहाँ जो चिकित्सा में गौरव क्रम की बात होती है, हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये कहते हैं। और दार्शनिक विचारों में उल्टा कहा जाता है, क्षिति जो पृथ्वी से, वहां उल्टा जो है लाघव क्रम की बात होती है। वो कहते हैं कि पृथ्वी है, फिर जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु, आकाश, इस तरह बोलते हैं। तो वहां पर दार्शनिक विचारों में, लेकिन चिकित्सा में हम लोग गौरव क्रम की बात करते हैं कि यही गौरव क्रम माने चढ़ता हुआ एसेंडिंग ऑर्डर का क्रम जो होता है वो इसमें होता है। फिर अब पंच महाभूतों के अगर आप लक्षण अभी देखें, अभी और देखिए, अभी तो तमाम वो है। फिर उनका ये बात नहीं हुई, फिर अब 10 द्रव्य का जो सिद्धांत आया वो इस उससे आया, श्लोक से। उन्होंने कहा खादिन यात्मा मनः कालो दिशस द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। उन्होंने कहा कि एक और सेंटेंस कहा कि भाई ठीक 5 महाभूत कह दीजिए, लेकिन 10 द्रव्य हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। खादिन, खादिन माने वही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर आत्मा, मन, काल और दिशा, इनको द्रव्य कहा। सबको द्रव्य कह दिया, द्रव्य सभी हैं, लेकिन वो पंच वाले भौतिक हैं वो महाभूत हैं। तो भौतिक है वो महाभूत है, और सारे लोग द्रव्य तो सबको कह सकते हैं, लेकिन हम जो पराभौतिक है उनको द्रव्य नहीं कह सकते, उनको महाभूत नहीं कह सकते। तो उनको महाभूत उन्हें कहा गया जो हमारे पंच महाभूत थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, भौतिक थे, इसलिए उनको कहा गया। तो खादिन यात्मा मनः कालो दिशस द्रव्य संग्रह, और कहा सेंद्रियम चेतनम। अब यहाँ एक नया शब्द आ गया, सेंद्रियम चेतनम। चेतन उन्होंने कहा वही है जिसके पास इंद्रियां हैं, वही चेतनम, वही सेंद्रियम सा इंद्रियम, जिसके पास इंद्रिय है वही चेतन है, वही द्रव्य है। और निरिंद्रिय है, निह इंद्रिय हम चेतनम, निरिंद्रियम चेतनम। जो अचेतन कौन है, जो निरिंद्रिय, जिसके पास इंद्रिय नहीं है। क्यों उन्होंने कहा ऐसा? उन्होंने का अर्थ ये था कि अगर इंद्रिय नहीं होगी तो हमारे यहाँ इंद्रिय क्या कहा गया कि इंद्रिय जो है, जब तक इंद्रिय नहीं होगी तब तक चेतना जो होगी, जो द्रव्य है, वो बाहर के वातावरण से अपने मन के अंदर उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये इंद्रियां ही, केवल आंख नहीं, हमारे यहाँ हमारे आयुर्वेद में चक्षु इंद्रिय कहा गया है, चक्षु नहीं कहा गया है। चक्षु तो केवल एपरेटस है, वो लगे हुए हैं, लेकिन उसमें अगर इंद्रियां नहीं है, जैसे ऑप्टिक, हमारे यहाँ आंख देखने का है, काम करती है, लेकिन विज्ञान भी कहता है ऑप्टिक नर्व अगर नहीं है तो आप देख ही नहीं पाएंगे। तो वही जो ऑप्टिक नर्व है उसको इंद्रिय, आप समझ लीजिए, इसमें दर्शन विचार में उनका सब में इंद्रियां हैं। जब इंद्रियां होंगी
तभी आपको बाहर का वातावरण का जो होगा उसकी सूचना आपके ब्रेन में मिल पाएगी। तो वही जो सेंद्रियम है वही चेतन द्रव्य है, और जिसके पास ये इंद्रिय नहीं है वो चेतन नहीं है। बस ये उन्होंने शुरू कह दिया। और इसमें क्योंकि 9 कहे थे, इसमें तम की बात नहीं कही गई थी। एक्यूप्रेशर जो यहाँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हुआ उसमें तम को भी उन्होंने तम की चर्चा किया था, कहा था कि तम से ही सब सृष्टि हुई है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था अंत में, इसलिए तम को नहीं कहा। उन्होंने कहा जब प्रकाश हो जाएगा तो तम अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो उसी तरह अगर प्रकाश होगा, तो अगर प्रकाश है तो यानी तम का अभाव है, और अगर तम है तो प्रकाश का भाव है। इसलिए उन्होंने एक रूप मानते हुए उसको अलग से चर्चा नहीं किया था, लेकिन नवों को 10 द्रव्य में 9 द्रव्य माने थे, यहाँ तम को भी मान लिया गया, और उससे हमको आसानी हो गई कि हम इस प्रतिस्थापना में हमको आसानी हो गई। ये हमारे शुरू हुए। अब देखिए एक और इसमें ये रह गया था शायद ना, ये देखिए उन्होंने कहा कि भौतिक पराभौतिक अविभाज्य है। तो दोनों आप देख लीजिए, जो भी भौतिक क्या है, जो गोचर है मतलब विजिबल जो है वो आपका भौतिक है, और जो अगोचर है जो दिखाई नहीं पड़ रहा वही तो पराभौतिक है। जो जिसको हम छू सकते हैं, फीलिंग से मालूम कर सकते हैं कि हाँ ये है वो है, जो विदाउट टच फीलिंग है वही हमारा पराभौतिक है। जो व्यक्त है, जो मैनिफेस्टेड है, जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये चीज है, वो मैनिफेस्टेड भौतिक है, और जो अनमैनिफेस्टेड है, अव्यक्त है, वही हमारा पराभौतिक है। जो शब्द है वो हम बोलते हैं वो तो है, लेकिन उसमें अर्थ अंतर्निहित भाव है, अर्थ है, वही आपका पराभौतिक है। जो शरीर है वो तो हमारा भौतिक है, लेकिन जो मन है, जो आपके बुद्धि आत्मा काल दिशा ये सब आपने कहा, ये सब हमारे अंदर है, और वो हमारा पराभौतिक है, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन एग्जिस्ट करता है। छित जल पावक गगन समीरा, जो हम लोग आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी कहा, तो लेकिन इनके पराभौतिक जो इनके गुण हुए, व्यापकता, शीतलता माने जल का है, दाहकता माने अग्नि का है, शून्यता जो है उसका आकाश का है, प्रसारता जो है शून्यता प्रसारता और व्यापकता, तो व्यापकता पृथ्वी की होगी, और प्रसारता जो है ये शून्यता आकाश की और प्रसारता वायु की। तो ये उसके जो गुण है, यानी जो उनकी एनर्जी है उसको वहां कर दिया तत्व, और उसकी ऊर्जा। तत्व जो है वो तो भौतिक है, लेकिन उसकी ऊर्जा। फिर इसमें कहा गया है कि ये बोला बहुत बढ़िया वो है श्लोक, उन्होंने कहा प्रलय काल में ये जो हमारा जो ये शरीर है, ये जब प्रलय काल होता है तो ये हमारा व्यक्त शरीर है, व्यक्त है तो दिखाई पड़ रहा है ना, ये व्यक्त शरीर, लेकिन इसमें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, और ये हमारी इंद्रियां हैं, वही दोबारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, ये सब जो है आपको प्रलय काल में नष्ट हो जाता है, और ये अपने अपने उसमें मिल जाता है सब जगह पर, आकाश में, वायु में सब मिल जाता है, लेकिन यही वो उसमें अव्यक्त हो जाता है। लेकिन जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो यही अव्यक्त पुनः व्यक्त में कन्वर्ट होकर के और आपको शरीर धारण करता है। ये उसका है, बढ़िया श्लोक है, इसको पढ़िएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया, इसमें हो गया। फिर अब देखिए ये है आयुर्वेद के 3 सूत्र हैं ये वाले, हेतु सूत्र और लिंग सूत्र और औषध सूत्र, ये 3 आपके सूत्र हैं ना। तो हेतु सूत्र है, इसमें काल है, देखिए हेतु सूत्र में देखिए काल है, असात्म इंद्रियात संयोग है और कर्म है। अब हमेशा इसको समझने की आवश्यकता है कि काल और ये असात्म इंद्रियात संयोग ये थोड़ा सा कठिन मालूम होता है, और कर्म। तो इन सब आयुर्वेद ने क्या कहा, हम लोग बैलेंस की बात कर रहे थे, हम कहते थे कि बैलेंस हमको करना है, तो हम बैलेंस में जब बात कर रहे थे तो यही तुम कह रहे थे कि हम प्रकृति के साथ साहचर्य करेंगे, यही तो है। तो हमारा हमेशा देखिए हेतु सूत्र माने जो रीजन है हमारी बीमारियों का कारण क्या है, यही है, काल है या असात्म इंद्रियात संयोग है या कर्म है हमारे, इनकी वजह से ही हमको बीमारियां होती हैं। तो काल का क्या है, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। या तो काल का मतलब किसी समय का अतियोग है, बहुत अधिक योग हो जाएगा, अतियोग माने अधिक योग, मतलब वो कोई भी काल का समय आप कोई काम काल में कर रहे हैं तो वो काम अतियोग में है, उसका निरंतर यूज। और अयोग माने कम बिल्कुल यूज नहीं, और मिथ्या योग माने बिल्कुल उसको
दिखाई तो पड़ रहा है कुछ दूसरा, लेकिन कर कुछ दूसरा रहे, वो उसका है। उसी तरह असात्व इंद्रियात संयोग में है, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग तीनों है। यानी अति माने अधिक, अयोग माने शून्य और मिथ्या योग माने गलत। और उसी तरह कर्म है, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। वो जन्म क्या देता है? तीनों प्रज्ञापराध को जन्म देता है। धी माने बुद्धि, धृति माने धैर्य और स्मृति माने मेमोरी। इनसे अगर ये सब कर्म आप खराब कर रहे हैं तो प्रज्ञापराध होता है। प्रज्ञापराध बोलते हैं कि जो आपका मन कहता है उसके अगेंस्ट में आप कोई चीज कर रहे हैं, वो आप अपराध है। और मन में भाव आ जाता है कि हम अपराधी हैं इसके, तो उससे क्या होता है? बुद्धि, स्मृति और विवेक, सब तीनों चीजों, धैर्य, बुद्धि, विवेक सब नष्ट हो जाता है। और उधर काल का भी उपेक्षा करेंगे तो जरा, क्षुधा, तृषा, मृत्यु, ये स्टेजेस हैं। पहले जरा आ जाएगी, आपको क्षुधा बहुत लग सकती है, पानी पीने जब क्षुधा खत्म हो सकती है। ये परिणाम इन रूपों में क्षुधा होगी या नहीं होगी, तृषा होगी माने पीने की इच्छा होगी या नहीं होगी, और जरा होगी, जल्दी आ जाएगा, अंत में मृत्यु के रूप में होगा। तो ये इसमें बहुत अधिक है वैसे। तो देखिए, काल जो है, काल का समझ लीजिए कि काल माने हम लोग मानते हैं कि प्रगति के साथ जो हमको पहली बार बताता है वो काल है। वो हमको काल के आगे पढ़ेंगे आप लोग काल क्या है। तो काल क्या है? काल ही बताता है कि हमारा गर्मी है कि सर्दी है, कि हमारा अब हमको क्या करना चाहिए। और ये बता देता है कि ये सूर्य डूब रहा है तो सोने के समय है, उदित हो रहा है तो हमारे जगने के समय। ये काल से पता चलता है। तो उस काल का हमको उपयोग करना है, उस काल को हमको सम्मान करना है, उस, क्योंकि वही हमको आगे चल के हमको विकास की दिशा में ले जाएगा, वही विकसित करेगा हमको। ये अगर नहीं होगा तो, जैसे अब काल क्या है? काल वास्तव पूर्व जन्मों से भी चला आ रहा है। वो भी उसके, वो आपने जो कर्म किए हैं वो प्रारब्ध रूप में है पूर्व जन्मों में, तो वो भी आपका काल है। और कालज रोग माने जो काल की वजह से होते हैं। गर्मी लगी तो आपको रोग हो गया तो कालज रोग है, सर्दी लगी तो आपका हुआ तो कालज रोग हो गया। तो इन कालज रोगों का यही है कि भाई आप सर्दी में लगातार घूम रहे हैं तो आपको सर्दी के काल में घूम रहे हैं तो आपको अतियोग है कि आप लगातार वहीं पर पहाड़ में पड़े हुए हैं और ठंडक खूब लग रही है और करते जा रहे हैं, तो आपको नेचुरली यही सब जो परिणाम है वही दिखाई पड़ेगा। या कहेंगे कि नहीं हम सर्दी में जाएंगे नहीं, या सर्दी हमको वो नहीं, तो क्योंकि समाज जो है या हमारा जो प्रकृति है वो कभी ठंडक और गर्मी सब करेगी, सबके बीच में बैलेंस हमको करना है। मिथ्या योग माने गलत, आपको गर्मी में आप रह रहे हो एसी में, जैसे एसी में रहना भी तो अल्टीमेटली गर्मी के काल में बहुत अधिक ठंडक को करना मिथ्या योग है। आपको लगता जरूर है, लेकिन आप उस 48 डिग्री टेम्परेचर में बाहर है और आप अपने को 22 डिग्री में कर रहे हैं, तो मिथ्या योग है ये। क्योंकि जैसे बाहर आप निकलेंगे वैसे ही आपको 48 डिग्री का टेम्परेचर कहीं न कहीं दिखा। ये सब मिथ्या योग के रूप में हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये काल के परिणाम है। अब देखिए, असात्व इंद्रियात संयोग को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आगे कभी डिफाइन कर देंगे बढ़िया से कि देखिए आंखों का क्या है। आंखों का देखिए, हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका समझ लीजिए। बस वो बता दूं कि आंखों का क्या है कि अगर तेज चमक जैसे सूर्य है उसको लगातार देखिए, अधिक देर तक देखेंगे तो अतियोग है। भाई उसको देखना कभी दिखाई पड़ेगा ठीक है, लेकिन लगातार देखते रहिएगा तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक है, आप चमकीले पदार्थ को बिल्कुल न देखेंगे कि हम देखना नहीं चाहते तो वो अयोग है। और अगर आपको बुरी चीजों को कोई देखना है, उनको लगातार देखेंगे तो मिथ्या योग है, इसको बोलते हैं। घिनौने दृश्यों को देखना, बुरी चीजों को देखना, डरावनी चीजों को आप देखेंगे तो आपको भय लगेगा, क्योंकि हमारे इमोशन सारे हैं। तो वो जो भय है वो किडनी का है, तो वो अल्टीमेटली किडनी को प्रभावित करेगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, श्रवण इंद्रिय। अब बादलों का देखिए, फिर कान है शब्द वाला, बादलों का जोरदार गर्जन और नगाड़ा, लगातार नगाड़ा बज रहा है उसको आप सुन रहे हैं, या गुस्से से खूब चिल्ला रहे हैं, तो ये सब आपका जो है अतियोग है। कठोर शब्द भी सुनना वो भी अतियोग है। परिजन के विनाश वो भी सुनना, ये भी है। तो ये सब आपका, और अपमान भरी बातें सुनना, ये तिरस्कार पूर्ण, कोई आपको
लगातार आपके रिलेशन को अपमानित कर रहा है, वो सुनना भी तो मिथ्या योग है। उसमें रामजे ब्रदर्स का डरावनी फिल्मों का भी आता है, वो भी आपका है कि उसमें लगातार जो है कुछ ऐसी आवाज आ रही है जिसको आप लगातार सुनना चाहते हैं तो भी है। और ऐसा ऐसा भी नहीं कि आप किसी चीज को सुने नहीं, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल चीजों को सुने, तो वो अगर नहीं सुनना चाहते तो आपको वो अति अयोग है। अब देखिए नाक गंध वाले में तेज लाल मिर्चा, काली मिर्च का धुआं, तेज गंध वाली वस्तुओं के प्रति आकर्षण, अगर लगातार आकर्षण है आपका है कि इसी में उसी वातावरण में रहना चाहते हैं तो ये आपका अति योग है। किसी भी गंध को न हम कोई गंध नहीं सूंघेंगे, ये अयोग है। और दुर्गंध, अपवित्र गंध, सड़न युक्त गंध, मृत शरीर की गंध को सूंघना मिथ्या योग है। उभी रसना, आप रुचिकर रसों का अधिक सेवन, स्नैक्स, फास्ट फूड, चाट, मिठाई खूब लगातार जिसको आपको पसंद है खूब अपना, तो ये अति योग है। अगर बच्चों का या किसी को विशेष वस्तुओं के प्रति अगर आप कहें कि नहीं तुमको आइसक्रीम खानी ही नहीं है, कभी एक आध बार खिला दीजिए, अगर ये नहीं कर रहे हैं या आप खुद नहीं कर रहे हैं तो ये अयोग है। और अनेक रसों को मिला करके उसको अनेक तरह का रस बना देना और वो सब करना, ये सब मिथ्या योग। क्योंकि कौन सा केमिकल किसके लिए प्रभावी नहीं है, किसके लिए उपयोगी नहीं है, क्या नया बना दे रहा है, ये आपका मिथ्या योग। फिर त्वचा का है, अधिक ठंडा या अधिक गर्म पानी से लगातार स्नान हो, डेली लेप लगवावे, उपटन लगवावे, इनका खूब अधिक सेवन करें तो अति योग है। इनका बिल्कुल सेवन न करें, ये अयोग है। और इन पदार्थों का नियम पूर्वक सेवन न करना या अपवित्र पदार्थों का स्पर्श करना, ये मिथ्या योग है। और सबसे बड़ा ये समझिए कि ये त्वचा जो है सबसे अधिक व्यापक है, ये बहुत से चीजों को बता देती है। सबसे अधिक यही त्वचा जो है यही व्यापक है, यही सबसे अधिक इंद्रियों संबंध। तो सात्व संबंध का मतलब हुआ कि मन और इंद्रियों के अनुकूल और समभाव से जुड़ने को साम्य कहते हैं। यानी जहां मन और इंद्रियां आपको आपके शरीर को साथ दे रही हैं, कहीं रिएक्शन नहीं कर रही हैं, समभाव से जुड़ी हुई हैं, इसको हम लोग कहेंगे सात्व योग। और इसका उल्टा असात्व। कर्म क्या है? वाणी, मन और शरीर के चेष्टाओं का नाम कर्म है। तो कर्म का अतियोग क्या है कि आपको किसी भी कार्य के, वाणी में, कर्म में, मन में, शरीर में, कहीं भी किसी काम को लगातार करना अतियोग है। और बिल्कुल करना ही नहीं अयोग है। मिथ्या योग क्या है? देखिए बहुत बढ़िया है, इसमें दिया हुआ है कि कोई भी आपका जो है, आपको यूरिन जाना है, आपको स्टूल पास करना है, इन पे बहुत अधिक रोकिए नहीं, इनको कम से कम रोकिए। प्राणवायु को अधिक देर तक मत रोकिए। अधिक लगातार चलना, ये भी मिथ्या योग है। शरीर अंगों को दूषित रखना, मतलब डेली स्नान न करना, ये भी अयोग है। मतलब ठीक है, मिथ्या योग है कि आप नहाते ही नहीं है, आप 15-15 दिन नहीं नहाते, तो ये मिथ्या योग है। ठीक है, तो चुगली करना, झूठ बोलना, ये सब उसी में आता है मिथ्या योग में, कि आप लगातार यही काम कर रहे हैं, तो ये मिथ्या योग है। कठोर वचन बोलना, क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, ये सब लगातार करना, वो भी आपका है। तो यही वेदनाओं का आपका कारण है कि अगर आप ये सब करते हैं तो इन कर्मों के माध्यम से आपका ये होता है। तो ये हम लोगों ने बता दिया कि ये इन रूप में। तो इस धृति माने क्या होता है? ये जो है आपका धैर्य, जो है धैर्य जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए धृति और धीर बुद्धि आपके नष्ट होने लगेगी, स्मृति आपको नष्ट होने लगेगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या करना है। तो आप कहते हैं कि पढ़ने में हमको समझ ही नहीं आ रहा, तो वो कर्मों की वजह से, तो वो कर्म का इसमें योग बताया गया। तो ये उसी तरह फिर लिंग सूत्र में है पूर्व रूप, रूप उपक्षय अनुपक्षय संप्राप्ति। ठीक है, तो पूर्व रूप माने, अभी देखिए यहां पर थोड़ा सा बता दें आपको, थोड़ा सा बता दें।
पूर्व रूप, पूर्व रूप माने अभी साइंस भी कहती है कि जब आप टेस्ट कराते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि आपका ये चीज बढ़ी हुई है, चीज घटी हुई है, जबकि घट बढ़ तो पहले रही है, लेकिन आपने टेस्ट नहीं कराया इसलिए आपको मालूम नहीं, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो वो पूर्व रूप है। यानी अभी अंदर परिवर्तन हो चुका हो, सेल में या सेल के बाहर परिवर्तन हो चुका हो लेकिन दिखाई नहीं पड़ा, वो पूर्व रूप है। रूप माने प्रस्फुटन हो गया हो, दिखाई पड़ने, लक्षण दिखाई पड़ने लगा हो, तो वो पूर्व रूप है। उपक्षय अनुपक्षय तो आप लोग ये समझिए कि किताब में थोड़ा डिफरेंट है। तो उपक्षय अनुपक्षय क्या है कि जो उपक्षय के, ये उपक्षय अनुपक्षय दोनों टेस्ट हैं। कैसे टेस्ट हैं? जैसे उपक्षय को कहा जाता है कि हेतु विपरीत, हेतु जैसे आपको सर्दी लगी है तो गर्मी की चीजें दे दी जाए, तो वो टेस्ट कर लेंगे कि गर्मी की चीजों देने से, गर्म चीजें देने से आपका शीत ठंडक कम हो रही है। इसका मतलब ये टेस्ट है कि वास्तव में आपको ठंडक लगी है। तो ये उपक्षय है। उपक्षय माने टेस्ट है। यानी अगर हेतु विपरीत कोई औषध दी जाए, कोई आपको अन्न दिया जाए, आहार, कोई विहार करने कहा जाए कि ठंडक मुल्क से आप गर्म मुल्क में चले जाइए तो आपको बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये आपका उपक्षय है। उसी तरह अनुपक्षय क्या है? इसके विपरीत, उन्होंने ठंडक, आपको सर्दी लगी है, अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको सर्दी लगी है कि गर्मी लगी है, तो उन्होंने और सर्द चीजों को दे दिया। तो जैसे सर्द चीजों दिया तो ठंडक और बढ़ गई, तो भी समझ गए कि वास्तव में सर्दी लगी है। तो हेतु विपरीत मतलब जो रीजन है उसके विपरीत देना उपक्षय है। अनुपक्षय जस्ट उपक्षय का उल्टा है। तो ये उसके टेस्टिंग के वो है। और संप्राप्ति माने जब रोग अपने पूरे रूप में प्रकट हो गया हो तो वो संप्राप्ति है। जब रोग पूरे रूप में अपने लक्षण के साथ क्लियर हो गया हो तो संप्राप्ति है। तो यानी पूर्व रूप, रूप और संप्राप्ति, तीन तो रोग के लिए हैं, उपक्षय अनुपक्षय टेस्टिंग के लिए है। थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है लेकिन ये है, वास्तव में यही है। चरक संहिता का वो है कि चरक संहिता में कहा गया हेतु विपरीत अन्य कोई दे दे, कोई आहार विहार दे दे, कोई जाने, वो कहेंगे जब तो उपक्षय है। और हेतु के साथ दे, जो जो कारण है उसी को बढ़ाने वाला दे दे तो वो अनुपक्षय है। उससे मालूम हो जाएगा कि वास्तव में ठंडक लगी है। अगर गर्मी लगी है और गर्म चीज दे दे तो और बुखार बढ़ जाएगा, तो वो समझ जाएंगे वैद्य जी कि वर्चुअली इनको गर्मी है और हमने और गर्म चीज दे दिया, तो वो समझ जाएंगे कि हमको। तो दो टेस्ट है, एक तो ठंडक लगी है तो ठंडक चीज दे दीजिए, एक ठंडक लगी गर्मी दे दीजिए। तो पहले ठंडक लगी है तो गर्मी देना उपक्षय है, और ठंडक लगी है तो ठंडा देना अनुपक्षय है। ठीक, तो ये आपको यहां तक हो गया। मुझे लगता है समय हो गया है आज, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर कभी ये देखिए चैप्टर हमारे पूरे अगर नहीं हो पाएंगे तो हम लोग बाद में भी ये चैप्टर लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको क्योंकि इसको हम लोग सेमेस्टर 1 और 2 दोनों को शामिल करते हुए पढ़ा देंगे। और जब हम लोग सेमेस्टर 2 पढ़ाया जाएगा तो उसमें हमको इनकी जरूरत कम पड़ेगी, इसीलिए दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। आप वहां भी देखते जाइए कि हमने चरक 1 में यही सब मिलेगा आपको, तो हम चरक 1 का भी ऐड करते जा रहे हैं। तो चरक 1 के भी मिलेगा, उसमें केवल आपको कहीं दस द्रव्य सिद्धांत पढ़ना होगा तो वो पढ़ाएंगे। तो ये थोड़ा सा बताते जा रहे हैं, वहां जरूरत कम पड़ेगी, उसमें काम चल जाएगा। ठीक है, तो आयुर्वेद के जो 6 घटक हैं इनको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यहीं तक हम लोग आज रुक जाते हैं। ठीक है, तो मैडम आ गई, मैडम का स्वागत है। नमस्कार सर, सभी को प्रणाम। देख लेगा तो हो सकता है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत है इस क्लास कक्षा में। और वो आपका कौन सा चैप्टर में कौन सा मैडम? सर लियो कनेक्टिंग पॉइंट। अच्छा अच्छा, मैम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। 38 नंबर।
सर थोड़ा प्लस पे बटन दबाइए, क्या ये बढ़ता है क्या? थोड़ा प्लस पे कर्सर को दबाएं। वो अपने उसमें करेंगे तो बढ़ जाएगा अपने नीचे नीचे नीचे, ऊपर नहीं, वो नीचे वाला, तो नीचे कहाँ हमारे पे है नहीं नीचे। वही वही जहाँ आप किए थे ना, ठीक ऊपर, थोड़ा और ऊपर करें, थोड़ा, ये बस बस ये हाँ वाला उसको दबाइए, हाँ दबाएं थोड़ा, हाँ थोड़ा और दबाएं, थोड़ा सा और, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ा, बस बोलिए, बस सर। अब ठीक हुआ। तो हाँ, अब देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी लोगों से पूछ ले, मुझे तो ठीक लग रहा है। और नीचे से क्रशर को ना राइट साइड में ले जाइए, नीचे क्रशर को पकड़ के और नीचे ले आइए, सबसे नीचे जो क्रशर दिख रहा है उसको राइट कर दीजिए। अभी करा दे रहे हैं, करा दे रहे हैं, बस 2 मिनट, तो इधर उधर ना हो जाए बेकार में, अभी करा नहीं दे नहीं, रहे कुछ नहीं हो रहा सर, हैं। अरे वो हम इसमें बहुत अधिक वो नहीं, पारंगत नहीं कुछ है। नहीं करना है सर, नीचे खाली क्रशर को ले आइए ना, आप कुछ नहीं करना है। और सर नीचे जो वो काले रंग की दिख रही है, सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे आ बस जाइए, बस बस बस। हो गया सर। अभी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो गई होगी पहले से। हाँ हाँ ठीक जी हो सर, गई। हाँ जी चलिए चलिए ठीक, तो ठीक है सर, इसी शुरू में, करें। हाँ ठीक है, चलिए शुरू करिए मैडम। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सभी गुरुजनों को प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ लियो कनेक्टिंग पॉइंट पर और पैसेज पॉइंट। इसको लॉ ऑफ लियो कनेक्टिंग भी बोलते हैं और पैसेज पॉइंट भी बोलते हैं। तो चाइना में लियो का मतलब होता है कनेक्ट, मतलब किसी को आपस में जोड़ना। और पैसेज पॉइंट है जैसे किसी दो रास्तों के बीच में कुछ किसी का जुड़ाव करना, उसको पैसेज पॉइंट बोला जाता है। आपस में दो चीज के जब जुड़ाव होता है उसको पैसेज बोला जाता है। तो ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो यिन और यांग मेरिडियन, जो कि हमारे शरीर में सभी ऑर्गन से रिलेटेड यिन और यांग मेरिडियन है, उनको जोड़ने का कार्य करता है, जिससे कि की का फ्लो जो है वो आराम से हो सके। लियो कनेक्टिंग पॉइंट से ये मतलब है, ये जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है हर मेरिडियन में पाया जाता है। ये एक दूसरे, जो यिन और यांग मेरिडियन एक दूसरे से संबंधित है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि अगर कहीं पर भी एक मेरिडियन चल रही है और दूसरी है तो उसके बीच में कोई फ्लो है जो है वो कहीं टूटने ना पाए, इसलिए इस लियो कनेक्टिंग पॉइंट का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रत्येक एलिमेंट में एक मेरिडियन होती है और इस जोड़े में यिन मेरिडियन हो गई, एक यांग मेरिडियन हो गई, तो ये यिन मेरिडियन और यांग मेरिडियन को कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट उसे कहते हैं जो इन दोनों यिन और यांग मेरिडियन को आपस में जोड़ते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम बोल सकते हैं कि हार्ट मेरिडियन का जो पैसेज पॉइंट या लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वो H5 होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेरिडियन का पैसेज पॉइंट SI7 होता है। जब हम H5 पर यानी कि हार्ट के लिए कनेक्टिंग पॉइंट पर उपचार देंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊर्जा हार्ट में आ जाती है, और जब SI7 पर उपचार देते हैं तो हार्ट से ऊर्जा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। तो यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा अधिक हो तो हार्ट में ऊर्जा कम हो जाती है, और तब H5 यानी कि हार्ट 5 पर उपचार देने से दोनों ऑर्गन में ऊर्जा संतुलित हो जाती है। यही हमारे उपचार करने का एक तरीका है। अब हमें ऊर्जा का बैलेंस करना है तो ये एक हमारा तरीका हो गया कि हम कैसे कहाँ पर टोनिफिकेशन करें और कहाँ पर सीडेशन करें। और ये बस इसमें यही है कि ये एक ये यिन और यांग मेरिडियन में ही आपस में हो पाता है। अच्छा, यदि एनर्जी बाय ये बोलते बाय प्रेसिंग द पैसेज पॉइंट लियो कनेक्टिव पॉइंट ऑफ डेफिशिएंट ऑर्गन। अच्छा, और एक और है कि जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और जो ब्लड का भी सर्कुलेशन हो रहा है, वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट होने के कारण, एक दूसरे को जोड़ने के कारण, ये उसके प्रवाह को बनाए रखता है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है, ब्लड का सर्कुलेशन का प्रवाह भी बनाए रखता है। इसका मैक्सिमम ये इसमें बताते हैं कि एक एलिमेंट के दो जोड़े मेरिट में यदि ऊर्जा इम्बैलेंस है तो ऑर्गन में ऊर्जा ज्यादा है और दूसरे में कम है, तो डेफिशिएंट ऑर्गन के पैसेज पॉइंट को टोन करने से दोनों ऑर्गन में ऊर्जा संतुलित हो जाती है। ये समझ आए? ये यही कहना चाह रहे हैं कि यदि यिन और यांग ऑर्गन में
दोनों के किसी एक में ऊर्जा कम है तो उसके दूसरे के पैसेज पॉइंट पर टोन करने से ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। तो ये और यदि किसी में किसी मेरिडियन में ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा है तो उसके जो पेयर ऑर्गन है उसके लियो कनेक्टिंग पॉइंट पर ऊर्जा देने से सीडेट करने से उसकी ऊर्जा इसमें आ जाती है, प्रभाव और ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। पैसेज पॉइंट के प्रभाव। अब अच्छा, ये तो हमारा हो गया कि अब इसका जो मेन वो है कि ये यिन और यांग मेरिडियन के जोड़े के बीच में ही कनेक्ट जो पैसेज पॉइंट होता है यिन और यांग मेरिडियन के बीच में ही होता है। और एक ऑर्गन में ऊर्जा कम होने से दूसरे ऑर्गन की ऊर्जा लियो कनेक्टिंग पॉइंट पर यदि टोन कर दिया जाए तो वो दूसरी उसकी ऊर्जा बराबर हो जाती है। यानी यिन में यदि कम है ऊर्जा तो यांग में उसके पेयर ऑर्गन यांग पे के लियो कनेक्टिंग पॉइंट पर यदि हम टोन कर देंगे तो वो ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। इसके अपोजिट यदि ऊर्जा ज्यादा है किसी ऑर्गन के में तो उसके पेयर ऑर्गन के मेरिडियन के लियो कनेक्टिंग पॉइंट पर हम ऊर्जा सीडेट करने से भी ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। अब पैसेज पॉइंट का प्रभाव उन ऑर्गन पर भी पड़ता है जैसे लॉ ऑफ मिडी एंड मिडनाइट। ये इसमें बताते हैं कि लॉ ऑफ मिड डे और मिडनाइट। ये मिड डे और मिडनाइट का लॉ क्या है, जैसे कि हमारे जो 12 ऑर्गन है उनका टाइम निर्धारित किया गया क्लॉक ऑर्गन के हिसाब से। जैसे सुबह 3 से 5 लंग्स का टाइम है और 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। तो इस प्रकार जैसे 3 से 5 यदि लंग्स का टाइम है तो हमें ये देखना है कि आफ्टरनून के बाद 3 से 5 किसका टाइम है, तो 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर का भी टाइम है। टाइम जो है 3 से 5 सुबह का और सेम टाइम 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर का है। तो ये हो गए लॉ ऑफ मिड डे और मिडनाइट। और ऐसे ही यदि हम देखते हैं जैसे हार्ट का टाइम होगा रात को 11 से 1 नहीं सॉरी इसका टाइम है अभी 11 से 1 दिन में है, 11 से 1 है तो उसका गॉल ब्लैडर का टाइम भी 11 से 1 ही है। तो मिड डे और मिडनाइट का ये है कि यदि जो टाइम एक ऑर्गन का दिन में है और एक टाइम दूसरे ऑर्गन का उसी टाइम पे है तो ये एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। ये जो मिड डे और मिडनाइट के लॉ के अनुसार सेम टाइम पर जो दूसरा ऑर्गन की ऊर्जा है उसी टाइम पर, तो ये अगर हमने मान लीजिए लंग्स में ऊर्जा की कमी है तो हम इसके यूरिनरी ब्लैडर पे भी उपचार देने से लंग्स की ऊर्जा बैलेंस हो सकती है। अगर सेम टाइम का ऑर्गन होना चाहिए, वही जैसे पेयर ऑर्गन सेम टाइम का होना चाहिए। इसमें यहाँ पर यिन और यांग का फॉर्मूला नहीं है, ये बहन भाई माने गए हैं। एक तरह से कहते हैं मिड डे और मिडनाइट के अनुसार ये बहन भाई माने गए। एक ही समय पर जो 2 ऑर्गन है, जैसे सुबह 3 से 5 का टाइम हमने लंग्स का बताया तो 3 से 5 का टाइम दोपहर में यूरिनरी ब्लैडर का है और 5 से 7 का टाइम हमने लार्ज इंटेस्टाइन का सुबह का, तो 5 से 7 का टाइम किडनी का है। यदि जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा कम है तो हम शाम को किडनी के किडनी का टाइम भी 5 से 7 है तो किडनी के यदि हम उस पर भी उसके लियो कनेक्टिंग पॉइंट पर यदि हम उपचार देंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। ये सिद्धांत मिड डे और मिडनाइट का है, ठीक है। और एक चीज और है इसमें एक जैसे इसमें लियो कनेक्टिंग पॉइंट हमारे हर उसके दिए गए हैं, लंग के हर ऑर्गन के दिए गए हैं। तो इसमें Lu7 है लंग्स का और लार्ज इंटेस्टाइन का Li6 है। तो ये इन्होंने आगे सिम्टम भी बताया कि यदि हम ऊर्जा कम है लंग्स में, यदि ऊर्जा कम है तो हमें यॉर्निंग होगी, जमाई आएंगी। और लार्ज इंटेस्टाइन में कम है तो हमारे दांत ठंडे, डायफ्राम में जकड़न होगी। और स्टोमक मेरिडियन में यदि ऊर्जा कम है तो हमारे पैर कमजोर होंगे, इसके और कफ ज्यादा बनेगा। और स्प्लीन मेरिडियन में यदि ऊर्जा कम है तो जलोदर होगा, मतलब पेट में, लीवर में पानी ज्यादा होगा पेट में। और इसमें एक बात और बताने के लिए है कि यदि स्प्लीन के sp4 और sp21 इसमें 2 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है स्प्लीन मेरिडियन के। तो ये जो हमारी ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है sp4 sp21,
जो हमारे शरीर में लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर मतलब हाथ पैरों में और पूरी बॉडी में जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें स्टमक के द्वारा मिलती है। और स्टमक के द्वारा जो एनर्जी है वो अपने आप वो अपने आप नहीं जा सकती यदि स्प्लीन के उसमें सहायता ना हो। तो बिना स्प्लीन की सहायता के हमारे पूरी बॉडी में जो एनर्जी है वो संभव नहीं है। तो ये sp4, sp1, sp21 एक ऐसे अच्छे पॉइंट हैं जिन पे वो सॉरी जिनको स्टिमुलेट करके हम पूरे शरीर में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें कभी वीकनेस लग रही है या स्टिफनेस लग रही है या हाथ पैर में जकड़न है तो उसके लिए sp4, sp21 बहुत अच्छे पॉइंट हैं। लियो कनेक्टिंग पॉइंट बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं। इसमें हार्ट मेरिडियन का H5 है और ये सारे शरीर की हड्डी तथा जोड़ कमजोर होने के लिए sp5 को टोन करने के लिए बताया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन का SI7 है, आंख की जलन के लिए बताया गया है। यूरिनरी ब्लैडर का मेरिडियन का UB58 है, शरीर में जल तत्व बढ़ जाना। तो इसमें अगर हम इसके लियो कनेक्टिंग पॉइंट पर सीडेशन देंगे तो क्योंकि जल तत्व बढ़ा हुआ है, ये सॉरी किडनी के उस पर देंगे सीडेशन, सॉरी टोन कर देंगे तो ये अपने आप सीडेट हो जाएगा। इसका जो यांग मेरिडियन है वो यिन मेरिडियन है वो किडनी है। किडनी मेरिडियन का K4 है, ये हाइपर इमोशन को बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पेरिकार्डियम का P6 है और ट्रिपल वार्म का TW5 है और गॉल ब्लैडर मेरिडियन का GB37 इनएबिलिटी टू वॉक है। लीवर मेरिडियन का लीवर 5 है और गवर्निंग वेसल का GB1 और कंसेप्शन वेसल का गवर्निंग वेसल का GB1 और कंसेप्शन वेसल का CV15 है। तो जैसे हमें सभी यिन और यांग मेरिडियन के एक एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो ये इसमें बताते हैं कि जैसे CV और GB भी यिन और यांग मेरिडियन है, इसके भी अपने अपने पॉइंट दिए इन्होंने अपने। और ये इसमें ही बताया है कि वही sp21 और sp4 एक ऐसे इसमें नीचे बताया गया ट्रीटमेंट ऑन sp21 बैलेंस द की ऑफ ऑल द मेरिडियन इन द ह्यूमन बॉडी। ये एक ऐसे पॉइंट है sp21 जो हमारी पूरी बॉडी का जो है की को बैलेंस करता है। sp21 और sp4 दोनों ऐसे पॉइंट है। एक चीज और है कि ये जितने भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट हैं ये हमारे एक तो नी से नीचे मिलते हैं और कोहनी से नीचे मिलते हैं। ये सभी जितने लियो कनेक्टिंग पॉइंट है यदि हम उनको ब्योल में देखेंगे और उसमें देखेंगे तो सॉरी ब्योल में क्लासिक में देखेंगे तो हमारे सारे पॉइंट कोहनी से नीचे मिलेंगे और घुटने से नीचे मिलेंगे। जो पैर से मेरिडियन शुरू होती है उसमें घुटने से नीचे, और जो पैर से आती है और जो हाथों की फिंगर से शुरू होती है मेरिडियन उनमें कोहनी से नीचे सारे लियो कनेक्टिंग पॉइंट पाए जाते हैं। और लियो कनेक्टिंग पॉइंट ये बताया है कि ये एक दूसरे को इस प्रकार सभी मेरिडियन को जोड़ने का काम करते हैं जिससे उनका जो एनर्जी है वो कहीं से मतलब डिस्कनेक्ट ना हो, बैलेंस उसका बराबर बना रहे और कंटिन्यूस चलती रहे। लियो कनेक्टिंग का पॉइंट का मेन मकसद यही है कि मतलब वो आपस में सभी जो मेरिडियंस हैं वो आपस में उनका वो जुड़ी रहे, यही मेन मकसद है इनका। और सर ठीक बढ़िया। देखिए ऐसा है, मैडम ने बहुत बढ़िया पढ़ाया। अब आप अभी आपने पहले देखा था क्या कि एक कोई मेरिडियन है, मेरिडियन को हम लोगों ने माना था कि ये कोई बीमारी इन्हीं से आएगी, बीमारी इन्हीं से भागेगी, और यही कारण है जो जिनसे मनुष्य का जन्म हुआ। तो वहां पर ध्यान रखिए। फिर हम लोगों ने देखा कि इन चूंकि सारे ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं जो भी है इन 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है, ये हम लोग कह रहे हैं। तो यानी कोई मेरिडियन जो होगी उसमें 5 तत्व मौजूद होंगे, अपना भी तत्व मौजूद होगा और 4 और तत्व मौजूद होंगे। तो एक उस आधार पर हम लोगों ने देखा कि वो रिलेशनशिप था, कंट्रोलर था, एक उसको बढ़ाने वाला था। तो जो अपनी एनर्जी है वो बढ़ा रही है, किसी की भी अपनी एनर्जी बढ़ाएगी और दूसरे की एनर्जी घटा रही है। कोई कंट्रोलर है, जो कंट्रोलर है
उसकी एनर्जी घटा रही है। तो एक तो ये तरीका हमारे पास हुआ कि अगर हम देखते हैं कि मदर से हमको सन में जाना है तो मदर सन के रिलेशनशिप को देखते हुए सन के पॉइंट पर लगाएंगे तो डिफिशिएंट हो जाएगा, मदर के पॉइंट पर लगा देंगे तो टोनिफिकेशन हो जाएगा। एक तरीका हम लोगों ने ये देखा था। अब ये जब सिद्धांत है, दूसरा तरीका आया लियो कनेक्टिंग पॉइंट, और इसको पैसेज पॉइंट भी कहा गया। तो हमेशा प्रश्न आता है कभी कभी कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पैसेज पॉइंट और लियो कनेक्टिंग पॉइंट एक ही है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि हमने कहा कि इन और यांग के रूप में कोई आपके पास है, इन है और एक यांग है। अब एक तत्व है, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक तत्व कम हो दूसरा तत्व बढ़ा हो, अब हम कह रहे नहीं, एक ही तत्व के दो इन और यांग भाग हैं, तो उसमें ऑर्गन दो हो गए, तत्व एक ही है। गर्मी है यानी फायर है, तो फायर में दो तो है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक हार्ट। अब मान लीजिए एक ही तत्व में इनबैलेंस हो, या एक शरीर के दो भाग हैं, बायां और दायां, दो मेरिडियन दोनों तरफ जाती हैं, है ना, बाइपोलर है, इधर भी जा रही इधर भी जा रही, मतलब दो डबल साइड वाली है, तो एक इस साइड जा रही है एक इस साइड जा रही है, तो दोनों एनर्जी में कहीं अंतर हो गया। एक ही तत्व, अधिक तत्व की बात नहीं कर रहा है, एक ही तत्व, जल ही आपका बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, कहीं बढ़ा है कहीं घटा है, यही तो हो सकता है, भी तो हो सकता है। तो जल कहीं बढ़ा हुआ है, यूबी में बढ़ा हुआ है कि किडनी में बढ़ा हुआ है, तो एक वो तरीका हो सकता है। गर्मी कहीं बढ़ी हुई है कहीं घटी हुई है, ये हो सकता है। या किसी में अचानक गर्मी मान लीजिए उसमें कम हो गई, जैसे हार्ट में गर्मी कम हो गई, और हो सकता है एसआई में ना गर्मी बढ़ी हो, कोई आवश्यक नहीं, और यहाँ कम है और वहां बढ़ी नहीं हो, कोई बात नहीं, ये जनरल हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा हार्ट इंपॉर्टेंट सबसे अधिक नहीं है? अगर एसआई में कहीं प्रॉब्लम होगी तो भी हमारा हार्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम हार्ट को ट्रीटमेंट पहले दे देंगे, ताकि एनर्जी वो क्या करे, वो इसमें था। अब आ रही नहीं डबल हो गया इसमें वीडियो दिखाई दे रहा है, वीडियो आ रहा है? यस सर। और आवाज भी आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो हम लोगों ने ये देखा था, हम लोगों ने देखा कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो उसके लिए लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको ध्यान देना है कि किसमें, इस ऑर्गन में, एक ही सिद्धांत याद रखिए, पहले याद करने तरीका, जब ज्ञान बढ़ेगा तो अभी एक तरीके ध्यान रखिए कि जिसमें कम हो, हमको जरूरत किसकी है, जिसमें कम है एनर्जी, उसी को तो बचाना है पहले। तो हमेशा जिसमें एनर्जी कम हो, तो हस्बैंड और वाइफ का छोड़ दीजिए, जिसमें एनर्जी कम है, डिफिशिट एनर्जी है, उसके लिए पहले यूज करिए, उसका जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है उस पर प्रयोग कर दीजिए, चाहे मेथी लगा दीजिए, कुछ समझ में आ रहा है, मेथी लगा दीजिए। आगे आप लोग और पढ़ेंगे। आपकी से सेमेस्टर 2 वाले जो हैं स्टूडेंट, 2 के ऊपर जो भी है, वो एक और चीज अब बताएंगे, आयुर्वेद में ही है, कि उसको अभी एनर्जी इन्फ्लुएंस निकालना शुरू करिए, और जितना एक्सपेरिमेंट आज करना शुरू करेंगे 6 महीने में आप पारंगत हो पाएंगे। पारंगत मीन्स कि अच्छा जान पाएंगे, 6 महीने लगेगा। कम से कम आपको 20-30 पेशेंट को, या मतलब आदमियों को, मतलब पेशेंट को, कोई पेशेंट हो उसको देखना पड़ेगा, तो वो उसको करिए, ताकि एनर्जी पैटर्न आपको दोनों तरफ समझ में आवे, कम ज्यादा दोनों के संदर्भ में। अभी तो हमने कहा कि देखा कि एनर्जी कम हो रही है, तो उस एनर्जी को आपको, मान लीजिए हार्ट में एनर्जी बढ़ गई, अब प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो हार्ट से एनर्जी हमको घटानी है,
तो हमारे पास और कोई तरीका मान लीजिए नहीं है, तो हमने क्या किया, हार्ट से तुरंत हमने एसआई, उसका दूसरा है, तो एसआई में हमने एसआई के जो पॉइंट है लियोकंट्रीन पॉइंट, उस पर पॉइंट लगा दिया, मेथी लगा दिया। मेथी लगाने से हुआ कि उसने क्या किया, हार्ट से एनर्जी ले लिया, तो हार्ट की एनर्जी बैलेंस हो गई, यानी हार्ट हमारा बच गया। एसआई को हम लोग देखेंगे कि भाई एसआई में कोई प्रॉब्लम होगी, आगे देखेंगे। तो वही वो कह रहा है कि जो अगर इसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो, तो अगर कभी, तो इफ ये जो अगर एसआई पर, SI7 पर उपचार देते हैं तो हार्ट से ऊर्जा स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, ठीक है। तो यानी हार्ट में ऊर्जा अधिक हो गई तो बचाना है, तो एसआई को भले आप बढ़ा दीजिए। एसआई में बढ़ाने से क्या होगा, हो सकता है कि वो कॉन्स्टिपेशन करे, या हो सकता है उसमें अधिक एनर्जी कर ले, उसके सारा कुछ होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ही हो सकती है ना। तो वो प्रॉब्लम सेकेंडरी प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम जो है हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हार्ट को बचाने के लिए हार्ट में मेरिडियन में ऊर्जा बढ़ी है तो तुरंत SI7 पर ट्रीटमेंट दे दीजिए, मेथी लगा दीजिए तो भी चल जाएगा। हार्ट में मेरिडियन में बहुत कम ऊर्जा है, आपको ये समझ में आ गया धीरे धीरे। अब आपने देखा कि हार्ट सिंक कर रहा है, तो पहले और तो और जो करेंगे हार्ट को 7 मान लीजिए कर, हार्ट को टोन करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन एनर्जी तो है ही नहीं। एनर्जी कहीं ना बनती है न कहीं से आती है, बस जो ब्रह्मांड से आई वो आपके शरीर में आई, अंदर चली गई। अब अचानक कोई कमी हो गई तो कोई एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो चाहे पॉइंट तो मैग्नेट लगाने से उतनी तो आएगी नहीं। तो उसको एनर्जी देने का तरीका है कि जो आपके शरीर की ऊर्जा कहीं और है उसको पहले यूटिलाइज करिए। तो वही यूटिलाइजेशन का तरीका है पैसेज पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है कि तुरंत ही आप उसी ऑर्गन से, एक तो ये सब तरीकों में से एक तरीका है, ये नहीं कि यही तरीका है, ये एक तरीका है कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्ट में ले लीजिए। अगर हार्ट स्विंग कर रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन हार्ट में H5 में आपने ट्रीटमेंट दे दिया। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। H5 पे मेथी लगा दिया तो आपको ये ऊर्जा चली जाएगी वहां, ठीक है। इफ हार्ट इज डिफिशिएंट, देखिए एग्जांपल, हार्ट डिफिशिएंट है तो प्रेस H5 पैसेज पॉइंट ऑफ हार्ट, बायो एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू हार्ट, हार्ट में चली आएगी, विल फ्लो फ्रॉम इन स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्ट में चली जाएगी। H5 विल ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम SI7। ये इसलिए कि कोई भी दो मेरिडियन है उनमें दरवाजे हैं, उन दरवाजों से साबित होता है कि आपको एक सामान दूसरे घर में पहुंचाना है, बस वही तरीका है। तो वहां उन्होंने बताया कि दरवाजा है H5, तो H5 में ट्रीटमेंट करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से चली जाएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन का दरवाजा है 7 नंबर का है, तो 7 नंबर में ट्रीटमेंट करेंगे तो हार्ट से चली जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया। तो अभी एक ही तरीका याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक तरीका उसको यूज करिए। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफिशिएंट है तो SI7 को कर दीजिए तो हार्ट से चली जाएगी। हार्ट में अधिक एनर्जी है तो SI7 को आप ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो चली जाएगी। तो एक तो तरीका ये हुआ, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि मान लीजिए एलिमेंट के 2 जोड़े मेरिडियन में ऊर्जा तो ये हो गया, कम है, ये हो गया। अब एक ही ऑर्गन है, केवल हार्ट है, और बायां और दायां दोनों हिस्सों में कहीं ऊर्जा का असंतुलन है। अभी तो कह रहे थे कि एक ही दो ऑर्गन है, एक तत्व है 2 ऑर्गन। अब ये कह रहे हैं नहीं, एक ही ऑर्गन के दाहिने और बाएं भाग है, तो भी जिस तरफ ऊर्जा कम है वहां ट्रीटमेंट दे दीजिए। बाएं तरफ कम हो रहा है तो बाएं तरफ वाले में, जैसे हार्ट में ही मान लीजिए कम है और बाएं में और दाएं में आपको लग रहा है कि बाएं में कम है और दाएं में अधिक है, तो आप क्या करिए, बाएं वाले में H5 ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, दाहिनी तरफ से जाएगा तो बैलेंस हो जाएगी। हम लोग बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो ये एक, अभी एक एलिमेंट के 2 जोड़े मेरिडियंस में बात हो रही है, फिर एक ही ऑर्गन के 2 बाएं दाएं की बात हो रही है। तीसरा यूज क्या है, देखिए तीसरा यूज उन्होंने और बता दिया, जो लॉ ऑफ मिड डे मिडनाइट, हम लोगों ने एक क्लॉक पढ़ी है और उस क्लॉक के हिसाब से 3 से 5 में हमारी एनर्जी लंग से शुरू होती है और फिर वो 1 से 3 बजे तक हमारी लीवर में जा करके, और लीवर हमारा लास्ट वाले में है, वहां तक आगे खत्म हो जाती है।
तो फिर वो चक्र चलता रहता है, वो तरीका है। ये आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के बाद जिन लोगों को जानना चाहिए, कोई भी ऊर्जा का क्रम आया है वो पूरे शरीर को एक बार नाप लेता है। लंग्स में एनर्जी शुरू होती है निपल्स के 2-2.5 कुन के नीचे, ठीक है, बाएं तरफ, और यहीं से शुरू होती है। और यहाँ पर एनर्जी शुरू हुई, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 बजे 5 बजे यहाँ से शुरू हुई एनर्जी, और वो घूमते घामते अंत में लीवर में, आप देखिए लीवर 14 पॉइंट, लीवर का 14 पॉइंट आपका वहीं पर एक्सिला के पास नीचे आता है, यानी एनर्जी। और इसके अलावा पैसेज, इसके अलावा भी अनेक पैसेज पॉइंट से आपका जुड़ा हुआ है। ऐसा मत सोचिए कि वहां रुक गई एनर्जी और इतना जगह जो रह गया वो कहाँ चला गया, ऐसा नहीं, कहीं चला नहीं गया है। वो सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो पैसेज वाले वो हैं, मेरिडियंस हैं, जिनको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम मेन मेरिडियंस की चर्चा कर रहे हैं। शरीर तो मेरिडियंस का जाल है। हम 14 मेरिडियंस की बात कर रहे हैं, केवल 14 मेरिडियंस नहीं है, हम इन मेरिडियंस के आधार पर संतुलन कर रहे हैं। इसके अलावा भी अनेक मेरिडियन होंगी जो हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, वर्टिकल हो सकती हैं, लंबवत हो सकती हैं, तिरछी हो सकती हैं, तमाम, जैसे आयुर्वेद कहता है कि नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, ऐसे यहाँ भी जाल है। लेकिन हम 14 की बात कर रहे हैं, 12 और 2 कंट्रोलर। जब लीवर 14 में जब छूटी तो लीवर 14 से, और आप LU1 की देखिएगा, LU1 और 14, लीवर 14 के बीच की दूरी कितनी है? क्या उस दूरी में कोई एनर्जी नहीं जाती है? ऐसा नहीं, वो एनर्जी जाती है और जा करके तो ये चक्र पूरा करती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस रूप में हम लोगों को देखना। अब इन्होंने कहा कि जैसे लॉ ऑफ मिड डे मिड नाइट में इन्होंने बहन भाई मान लिया, कहा कि जो 3 से 5 बजे का समय यहाँ होगा वही जो शाम का समय होगा, दिन का और रात का समय, उन दोनों के 12 घंटे के बाद का जो अंतर होगा वो दूसरे के भाई बहन है। तो अगर वहां भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो दोनों, जैसे आपने पैसा मांगा, मदर से पैसा मांग लिया, अपने भाई से पैसा मांग लिया, आपने बहन से पैसा मांग लिया, अब बहन की बात आ गई, उससे ही पैसा मांग लिया, पैसा आपके पास कम है, पैसा मांगना है तो तुरंत मांग लिया उन्होंने, तो ये बहन भाई का रिश्ता हो गया। वहां पहले मदर से मांगा था, फिर वहां माँ बाप से मांगा, और उसके बाद एक दूसरे, एक ही है, दोनों अंग है, तो समझ लीजिए भाई की तरफ है, तो एक दूसरे से ले लिया। और यहाँ बहन भाई के भी आ गए रिलेशन कि भैया वो भी है तो वहां उनसे ले लो। वही एनर्जी को यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष, जो आप व्यवहार कर रहे हैं वो इन्हीं वजह से कर रहे हैं व्यवहार, क्योंकि ये भाव तो आपके अंदर भी है, वही भाव हम भी लोग करते हैं। तो वहां उसने कहा नहीं कि जैसे ही मदर ऑर्गन में आप करेंगे तो मदर ऑर्गन जहां बढ़ा तहां तुरंत सन ऑर्गन को चली जाएगी, सन ऑर्गन पे लगाया तो तुरंत खींच लिया, मदर ऑर्गन में लगा दिया तो उसने एनर्जी बढ़ा दिया। तो वैसे ही आपका होता है। यही उसका है कि LU7 में अगर करेंगे तो ऊर्जा UB 58 से LU7 में चली जाएगी। ये उसका ये है, ये बहुत बड़ा कारण है, और ये इसको यूज करिएगा, इसको यूज करिए। अब देखिए पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे और उनके एक एक सिम्टम समझते रहिए धीरे धीरे करके, कि अभी सिम्टम दिए, इनको पढ़ेंगे। देखिए इसको जितना पढ़ाएंगे वो कम होगा, आप इसको यूज करेंगे तो अधिक होगा। जैसे ST40 कफ ज्यादा बनाता है, अधिक मिठाई खा रहे हैं तो कफ अधिक बनेगा, तो ST40 को ट्रीटमेंट करिए, चाहे मेथी लगाइए, आगे चल के इन्फ्लुएंस ड्रॉ करिए, इन्फ्लुएंस यूज करना शुरू कर दीजिए। SP21 देखिए, ये 2 इधर वहां भी आएगा और जगह कहीं आएगा। SP21 इज ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट, यानी जब ग्रेट लग जाता है तो समझ लीजिए कि सबका कंट्रोलर है ये। SP21 को कभी यूज करना हो तो यूज करिए, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो जैसे ST40 बहुत बढ़िया है, LU7 तो हम लोग बहुत यूज करते हैं, देखिए कितना यूज करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का यूज बहुत, दांत ठंडे, ये देखिए दांत ठंडे, क्योंकि LI मेरिडियन यहाँ पे जाती है ना, ये हो गया। डायफ्राम में जकड़न एक इसका अलग पॉइंट है। क्यों डायफ्राम है? क्योंकि ये लंग्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए डायफ्राम। देखिए बहन भाई जो आप लोग रिलेशन बता रहे हैं, एक ही लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आपका पेयर ऑर्गन है, इसलिए कि डायफ्राम में जकड़न लंग्स की वजह से हो सकती है ना, लेकिन LI6 काम कर रही है। तो यानी इस तरह जोड़िए, ST40
कफ ज्यादा, मैडम ने बताया था कफ क्यों पैदा होगा, क्योंकि स्मॉल वो स्प्लीन और स्टमक दोनों मिलके पहली एनर्जी बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा सेकेंड सेमेस्टर में। तो जो पहली एनर्जी बनती है वो स्प्लीन बनाता है और ये बनाता, और दोनों क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं, यानी मेन एनर्जी स्प्लीन से जाती है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। अब लंग्स की तरफ गई और उसमें क्योंकि जल तत्व का सबसे अधिक पानी वानी पहले पिएंगे तो पहले तो आप कहीं जाएगा, पहले स्टमक में जाएगा ना, तो इस पानी वानी की वजह से ये आपका जो है, अगर पानी की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो SP4 माने पानी पेट में स्प्लीन की वजह से पहला होगा। और कफ भी क्या है, ह्यूमिडिटी, कफ ह्यूमिडिटी से डेवलप होता है ना, तो वो कफ जो डेवलप होता है ह्यूमिडिटी से डेवलप होगा पहला, और ह्यूमिडिटी से डेवलप होकर के सबसे अधिक बनाती है 75% आपको बनाता है कौन, स्प्लीन, कफ बनाता है वो, फिर आपको बनाती है किडनी और तीसरा लंग्स, तीन का कॉम्बिनेशन पे है, किडनी स्प्लीन, स्प्लीन नंबर 1, किडनी और लंग्स, तीन का यूटिलाइजेशन है। तो सबसे पहले जो है आप यूज करिए स्प्लीन को, कफ बन रहा तो ST40 को आप सेडेट कर दीजिए तो भी काम चलेगा, मेथी लगा दी तो भी काम चलेगा। H5 आपने देख लिया, देखिए बोल ना सकना ये बहुत बड़ा पॉइंट है। H5 को हम लोगों ने कहा था कि जब भी कभी किसी को बोल ना सकने की प्रॉब्लम हो तो H5 को टोन करिए, स्टेज वाले शो में बताया गया था, याद करिएगा आप लोग, स्टेज शो में कहा था H5 टोन, H7 टोन, और स्टेज में जाइए। और अगर आपको देना हो या तो आप LI11 को भी वो LU11 को सेडेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये, और आप इसका अभी आप इसमें पढ़ेंगे GV नहीं, UB 15, UB 13, 14, 15, UB 15, H5 और H7 तीनों को टोन कर लीजिए स्टेज शो में। स्टेज में बोलना हो, आपको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही हो, आपको डर लग रहा हो, स्टेज भयभीत हो रहा हो तो H5 करिए टोन, H7 टोन करिए और UB 15 टोन करिए, ठीक है। और जब बैठिए क्लास में तो फिर वही कह रहा हूं, फिर वही बात, H9 टोन करके बैठिए, ठीक है, तो उसे आपको अधिक समझ में आएगा। SI7 आंखों की जलन, UB 58 बहुत बढ़िया पॉइंट है। जल तत्व बढ़ जा रहा हो तो एक उधर देखा आपने यहाँ पर, जहाँ जलोदर है, जलोदर माने बहुत अधिक पानी भर गया हो और जल तत्व बढ़ रहा हो, स्वेलिंग आ रही हो, तो UB 58 और किडनी 3 भी अच्छा पॉइंट है, किडनी 3 बढ़ाइए तो किडनी फंक्शनिंग बढ़ेगी। और UB 58 को भी आप कर सकते हैं, UB 58 में मेथी लगा लीजिए आप, या UB 58 सेडेट कर दीजिए, ठीक है, सेडेट कर, हाँ सेडेट करिए। P6 स्टिफ इनएबिलिटी टू टर्न हेड, P6 पेरिकार्डियम बहुत बढ़िया पॉइंट है। बीच आप हम लोग देखा हुआ है कि पेरिकार्डियम का यूज हम लोग बहुत करते हैं चेस्ट में, कभी कंडीशन कुछ हो रहा हो तो P6 सेडेट हमेशा करिए। और उसके उसके साथ साथ अगर TW5 भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा दोनों। GB 37 ये GB 37 एक आंखों के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, शायद ये GB 37 बहुत बढ़िया पॉइंट है आंखों के लिए भी। और लीवर 5 ये देखिए, जेनिटेलिया इच वायलेंटली, ये लीवर 5, ये सब पॉइंट आप लोग याद करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप जल्दी याद कर लीजिए, H9 टोन करके बैठिए और बढ़िया से याद करिए। GB1 और CV 15 देखिए, ये आप लोग देखे होंगे बहुत से बीमारियों में आगे जो कॉम्बिनेशन मिले। सर प्रणाम सर। उसमें हाँ सर रसोली के लिए कौन से प्लांट यूज करते हैं? किसमें कौन से प्लांट लगाएंगे? रसोली जिसको हो तो रसोली के लिए, रसोली के लिए कौन से पॉइंट लगाएंगे? रसौली जी मतलब वो ऊपर गया सर लाइपोमा
रसोली किसी का बढ़ गया हो 4 से 4.5 सेंटीमीटर, तो उसके लिए कौन से पॉइंट यूज करेंगे? मुन्नी त्रिपाठी बोल रहे हैं क्या? जी 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 सर। हाँ हाँ, तो आप अपना आप भिजवा दीजिए, प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट बना के भिजवा देंगे। जी रसोली किसी को है तो कोई कहाँ पॉइंट हुई जैसे कहाँ रसोली कहाँ हुई है? किसी को है सर, वो पूछ रहा था। हैं? किसी को है तो वो पूछ रहे थे हमसे कि नहीं उसके तो लिए ऐसा क्या। देखिए, ऐसा ना हम लोग इसको कर रहे हैं, जब तक किसी पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी लगाइए, नॉर्मली तो ट्रीटमेंट मत करिए, क्योंकि फायदा नहीं होगा, तो कहेगा कि आपने ठीक से दवा दी। जी जी ठीक। पूछिए कि क्या बीमारी हो गई है, कहाँ हो गई है, आपको अचानक क्या किया है, तो कारण हम लोग देख रहे हैं ना, कई चीजें परिवर्तन होती है। जी जी इसलिए देखिए, हम लोग तो अगर आयुर्वेद में कहें तो हम लोग 4-5 वहां तो हम लोग बता दिया, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कौन सा कौन सी। एक तो तक जैसे मान लीजिए दूसरा यूज करेंगे, अगर इस बॉडी में हुआ दूसरा यूज करेंगे, यहाँ हुआ दूसरा यूज करेंगे, यहाँ हुआ है रसौली दूसरा यूज करेंगे, यहाँ हुआ दूसरा यूज करेंगे, नहीं है ना? क्योंकि रसौली एक काम नहीं है, आप पढ़िएगा भी यहाँ तो फिंगर नंबर 7 भी जिम्मेदार है आयुर्वेद के हिसाब से। कहाँ? ब्रेन, वो भी जिम्मेदार है, और स्प्लीन भी जिम्मेदार है, वो भी करती है गांठों का। तो गांठ के कारण स्प्लीन भी हो सकता है, ऊर्जा रुकी है, इस मतलब गांठ का मतलब कोई रसौली मतलब गांठ का मतलब ऊर्जा रुकी हुई है। तो अगर मालूम हो जाए कि हाथ में है या कहाँ पर है, तो आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि फिर उस एनर्जी को फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। और किस मेरिडियन में है, तो और कुछ मत करिए, ऊर्जा रुकी हुई है, जिस मेरिडियन में हो, देखिए यहाँ से पढ़िएगा, जिस मेरिडियन में हो उसमें ऊर्जा वहां रुकी हुई है, तो उसको बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाएंगे? में हो अगर मुझे कराऊं एसआई में LISI में तो पहला बढ़ाना। सर डबल साउंड आ रही है सर। अब अपना बंद कर लीजिए। तो अगर आपको कभी इस मेरिडियन मार्ग, पहले चाइनीज में जब बात करेंगी तो मेरिडियन मार्ग में बात करिए कि किस मेरिडियन मार्ग में ये बीमारी हुई है। पहला सिद्धांत देखिए, थ्योरी को समझना शुरू करिए। नंबर 1, किस मेरिडियन मार्ग में कौन सा पॉइंट है, और उस पॉइंट के नजदीक जो पॉइंट है वहां मेथी लगा लीजिए। उस जैसे मान लीजिए यहाँ हुआ है, अब मान लीजिए ये हमारा जो है SI का पॉइंट है। अब SI में हमने देखा कि यहाँ पर है, तो हमने देखा कि 3, मान लीजिए इधर से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ 3 यहाँ कहीं आ जाएगा, 4 मान लीजिए यहाँ, 4 यहाँ आ जाएगा। अब मान लीजिए 4 के आसपास हो रहा है कोई चीज रसौली, तो यानी ऊर्जा 4 के आसपास रुकी हुई है। ठीक, तो यानी क्या हुआ कि इस मार्ग में पहला तो इस यहाँ के पास का जो 4 का पॉइंट है, SI4 पॉइंट, SI5 पॉइंट, SI3 पॉइंट, तीनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस ऊर्जा के बगल में कोई और मेरिडियन है, उसके करीब है, तो आप वहां देखिए कि ये वाला आपका ट्रिपल वार्मर मान लीजिए है, तो ट्रिपल वार्मर को जो पॉइंट आ रहा हो उसमें मेथी लगा लीजिए। मैं आपको इलाज का तरीका बता रहा हूं। नंबर 3, अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए हाथ में है, तो क्या यहाँ कोई डिजिटल पॉइंट यूज हो सकता है? डिजिटल पॉइंट नहीं हो सकता है। तो फिर आप देखिए, क्या कोई 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स में कोई हो सकता है? फिर वो भी नहीं। तो आप फिर आप देखिए कि क्या बैक शू फ्रंट शू पॉइंट में कोई हो सकता है? उन सब पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। आप मेथी भी लगा देंगे तो भी कारगर प्रभाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, चाइनीज में। आयुर्वेद में कोई भी रसौली कहीं हो, ट्रीटमेंट का 3 हमने वहां चरण बताए थे। नंबर 1, किस फिंगर में ट्रीटमेंट करना है, पहला पार्ट किस फिंगर में ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट का
आयुर्वेद बता रहा हूँ, आयुर्वेद में नोट करिए किस फिंगर में ट्रीटमेंट करना है, ये पॉइंट नंबर 1 पहला। सेकेंड स्टेज, उसमें कौन सी स्पाइरल लेनी है, कौन सी मेरिडियन लेनी है, वर्टिकल लेनी है, लॉन्ग वर्टिकल लेनी है, स्पाइरल लेनी, क्या लेनी, वहां यूज करिए। नंबर 3 पार्ट, क्या ट्रीटमेंट करना है। तो रसौली के लिए हमेशा ट्रीटमेंट होगा 4-5 सेडेट, 3-6 टोन। 0 टोन 9 सेडेट। रसौली के लिए कहाँ करना है यही तय करना है आपको। और 4-5 सेडेट 3-6 टोन जब और आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग भी क्या करते हैं 1-4-5 सेडेट 3-6 और करना होता है तो उसमें भी हम लोग इधर और 1 बढ़ा देते हैं 1-2-4-5 सेडेट 2-4-5 सेडेट 3-6 नहीं, उसमें एक 1 इधर और हो जाएगा, उधर हटा देंगे। और एक और होता है हम लोग जहां सर्जरी की कोई बात होती है वहां हम लोग 10 पॉइंट्स देते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 9 टोन। लेकिन लेटेस्ट स्थिति ये आई है कि आपको इन्फ्लुएंस निकालना शुरू करिए, क्योंकि कभी कभी एनर्जी 2 बार आपने लगाया। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने लंग्स के लिए उसको बीमारी हो गई, गर्मी लगी, ठंडक लगी, आपने लंग्स को सिडेट कर दिया, 4 दिन सिडेट किया, 5 दिन सिडेट किया, वो ठीक हो गया। ठीक, आपको ठीक तो हो गया, लेकिन उसका लंग्स तो आपने सिडेट किया हुआ है ना, एनर्जी जो उसकी और घट गई। मान लीजिए पैमाना तो हमारे पास है नहीं, इतनी एनर्जी थी, अचानक ये बढ़ गई, ऊपर हो गई, 3 की जगह 5 हो गई। 5 से आपने सिडेट करना शुरू किया तो पहले 4.5 आई, फिर 4 आई, फिर 3 आई, फिर 3 के बाद 2.5 हो गई, तो आदमी तो ठीक हो गया, अब वो अपना आराम से करने लगा। लेकिन उसकी एनर्जी तो 2.5 है, तो उसको ये बोलिए हमेशा कि जब ठीक हो जाए तो 1-2 दिन और आ जाइए, तो आप फिर लंग्स को थोड़ा टोन कर दीजिए, 1 दिन टोन कर दीजिए, 2 दिन टोन कर दीजिए, ठीक हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा। नहीं, तरीका मतलब देखिए, ये धीरे धीरे तरीका हम शुरू में क्यों बताते नहीं शुरू में लोग, क्योंकि शुरू में अगर सब बता दें समझ में नहीं पाएंगे। अब धीरे धीरे समझना है, क्योंकि आपका सारे लोग अधिकांशतः 3rd सेमेस्टर वाले हैं, 3rd के ऊपर ही ये सब। तो अब आप ये सीखिए कि हमको कैसे इसको उनको मैनेज करना है, उन चीजों को, बस ये आपको धीरे धीरे सीखना है। तो इसलिए कभी भी मेरा सबको सुझाव ये है कि कभी भी देखिए, कैजुअल में एक आध मेथी उथी बंधवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेथी बंधवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मैग्नेट वगैरह कहीं का प्रयोग हो रहा हो और वो उसने कैजुअली अपना पूरे लक्षण बताए नहीं, पूरे सिम्टम बताए नहीं, कहाँ की रसौली है, रसौली तो बहुत सब जगह रसौली बोलते हैं, गांठ होगी तो भी रसौली, कोई लिम्फेटिक सिस्टम होगी तो भी रसौली, कोई भी नहीं। हम ये नहीं कह रहे, आप बताइए आपको, मैं वैसे कह रहा हूँ, हम क्यों सिद्धांत के रूप में कह रहे हैं। रसौली माने कहीं की रसौली, रसौली यहाँ भी हो जाएगी तो रसौली, यहाँ हो जाएगी तो रसौली, यहाँ हो जाएगी तो रसौली, रसौली यूट्रस में रसौली भी होती है। तो हर आदमी हर चीज ऐसे मत करिएगा, पूछ लीजिए, फिर उसका पूछे कि सिम्टम क्या है, फिर उसका बताइए, तो वो ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा पॉइंट्स में इसमें। क्योंकि स्प्लीन बहुत बड़ा, स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम कंट्रोलर है, तो यानी कहीं अगर रसौली हो रही है 2 कारण है, या तो कोई लिम्फेटिक नोड बढ़ा हुआ है, वो भी रसौली कहलाती है लोगों के हिसाब से, और कहीं इस एनर्जी रुक गई है, स्टेग्नेशन हो गया है, तो भी कहलाती है वो ऊर्जा रुक गई। ऊर्जा को बढ़ाना है तो उसमें नॉर्मली जो हम लोग देते नहीं है जी क्लेफ्ट पॉइंट, सिडेट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, टोन, इसीलिए देते हैं, उसे निकालिए और ऑर्गन सोर्स पॉइंट बढ़ाइए। तो हमेशा इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं वो यही है, 0 टोन 9 सिडेट वाला जो यहाँ देते हैं, वहां जी क्लेफ्ट पॉइंट सिडेट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट टोन। ठीक है, तो इसको ऐसे करिए। तो हम बता रहे थे इसमें, एक सेकंड सर, इस रसौली में हम आप
हाँ सर, जी सर, मैं सर बेंगलुरु में। हाँ सर, अच्छा, वीडियो दोनों बंद हो गए। हाँ, बिल्कुल सर, हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। हाँ, सही समझते हैं। हाँ तो हमारे पास से प्लान करा रहे हैं। हमारे पास हम चली रहेंगे, चला शुरू हुई ना तो। ठीक ठीक सर। हाँ हाँ ठीक है, हम बात करेंगे। बाय। हमारी क्लास में क्लासेस चल रही सर, सेकंड क्लास है, कल 15 से शुरू होगा। सेमेस्टर 1 से पढ़ा रहे हैं सब सारी चीजें। सर सर सर, बात करें। ठीक, oh sorry, हेलो, हेलो, जी आवाज आ रही है? जी जी सर आ हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। वो असल में कट गया था। जी जी सर। जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जीवी 15 और देखिए सारे वो है CV 15
पैसेज पॉइंट ऑफ कंजप्शन वेसल का, ये देखिए CV15 आपने देखा होगा, CV15 बहुत यूज होता है कहीं पर, जब कभी उस पर GV1 और CV15, GV1 बहुत बढ़िया पॉइंट है, मतलब बिल्कुल सबसे नीचे टिप पर होगा। तो ये सब पैसेज, और देखिए ट्रीटमेंट ऑन लास्ट में SP21 बैलेंसेस द की ऑफ ऑल द मेरिडियन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कभी की बैलेंसिंग की बात हो तो SP21 को भी यूज करिए, ये इनका कहना है। और धीरे धीरे आप लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि धीरे धीरे आप लोग सब लोग क्या करिए कि इन्फ्रेंस ड्रा करना सीखिए, बस ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे कि आप लोग, तो हम लोग इसको अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, हम लोग डिस्कशन कोई होता है तो वो करते हैं।